हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो जो हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो में बात की थी रिगार्डिंग एमयू एमबीए एंट्रेंस, राइट? तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं चाह रहा हूँ एक लंबी सी वीडियो बनाना, जिसको आजकल मतलब सो कॉल्ड मैराथन भी कहते हैं, जिसमें मैं मेजर फैक्ट्स जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मेजर फैक्ट्स हैं मैं उनको कवर करूंगा। पहले आज की वीडियो में मैं वही कवर करूंगा, फिर अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगती है वीडियो तो मैं फर्दर आगे ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है दैट मैं आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंक्लूडिंग टाइमलाइन। और मैं ये जो क्लास लूंगा इसमें मैं इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक तरफ एक साथ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और एक तरफ हम लोग टाइमलाइन और स्टोरी पढ़ते रहेंगे, फैक्ट्स पढ़ते रहेंगे। तो पहले मैं आपको लेट से कोई फैक्ट, कोई इवेंट के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो हम लोग साथ में सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग उसको देख सकते हैं यहाँ पे। और क्लास के एंड में मैं आपको एक वो भी दिखा दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो क्यूआर कोड है आप उसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एज इट इज़ ये जो एमसीक्यूज की फाइल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये एमसीक्यूज की फाइल डायरेक्टली आप लोग को अवेलेबल हो सकती है वहाँ से। जस्ट अ सेकेंड, ये एमसीक्यूज की फाइल आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। मैं क्यूआर कोड एट द एंड ऑफ द लेक्चर लगा दूंगा। ठीक, पहली चीज़ ये रही। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा, एक बार मैं दोबारा से आप लोग को बता दूं सो दैट एक वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए वाली चीज़। फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा रहने वाला है। आज हम लोग पहले तो एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारे दो वर्टिकल्स रहने वाले हैं आज। पहला ये रहने वाला है दैट मैं आपको टाइमलाइन और स्टोरी लाइन जिसको बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा अलोंग विद फैक्ट्स। उसी से रिलेटेड हैंड टू हैंड हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज भी देखते रहेंगे सो दैट आप लोग का ये भी कवर हो जाए प्रॉपर और जो एमसीक्यूज है वो भी कवर हो जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अब देखो, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे आप देखेंगे कि कोई भी आप बुक उठा के देखें तो हर राइटर का एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है कि वो कब से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानता है। कुछ लोग का मानना है कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। कुछ लोग का मानना है दैट जब मुगल एम्परर, जो आखिरी स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर थे औरंगजेब, जब उनकी डेथ हुई और डिक्लाइन होना शुरू हुआ मुगल्स का, रीजनल स्टेट्स ऊपर आना शुरू हुई, ब्रिटिश इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो गए आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, वो टाइम है जब मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। अगर हम लोग उठा के देखें तो वैसे भी कोई एक कट टू कट टाइमलाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेट्स से एंशिएंट इंडिया यहाँ तक खत्म हो रहा है और इसके बाद मिडिवल शुरू हो रहा है और मिडिवल यहाँ पे खत्म होगा और इसके आगे मॉडर्न शुरू नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रादर ये टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है दैट ये अगर एंशिएंट की टाइमलाइन चल रही है तो शायद यहाँ से मिडिवल शुरू हो गया है, और अगर ये मिडिवल चल रहा है तो शायद यहाँ से मॉडर्न शुरू हो गया है। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग है बोथ, जो कि एंशिएंट मिडिवल में कॉमन है, मिडिवल मॉडर्न में कॉमन है। हम लोग जो आज अपनी क्लास करेंगे, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मान के चलेंगे कि वो स्टार्ट होती है 1498 से। 1498 वो हिस्टोरिक डेट है इंडिया के इतिहास में जब एक पहला यूरोपियन जिसका नाम था वास्को डी गामा वो इंडिया आता है, और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कितनी ही बार फिर यूरोपियंस इंडिया आते हैं, वास्को डी गामा खुद 3 बार इंडिया में आता है, फिर उसकी डेथ होती है। फिर उसके बाद पोर्टुगीज आते, और सारे पोर्टुगीज आते हैं, फिर डच इंडिया में आते हैं, फिर इंग्लिश इंडिया में आते हैं, फिर डेनमार्क के डेन्स इंडिया में आते हैं, फिर फ्रेंच इंडिया में आते हैं, फिर वो आपस में लड़ते हैं। बड़ी लंबी स्टोरी, बहुत अच्छी सी स्टोरी है। हम इसको एक स्टोरी की तरह, फैक्ट्स के साथ साथ स्टोरी की तरह पढ़ते जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की क्लास हमारी कैसे रहने वाली है, तो जैसे कि हर बार मैं मॉडर्न इंडिया को ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा एक टाइमलाइन हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अगर ये मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन है, अगर हम इसको देखें, थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है टाइमलाइन, इसको सीधा कर लेते हैं। अगर ये हमारा मॉडर्न इंडिया है, ठीक, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया जब यहाँ से शुरू होगा 1498 से शुरू होगा, ठीक, जब पहला यूरोपियन वास्को डी गामा सी रूट के जरिए इंडिया आता है, और खत्म होगा 1947 जब इंडिया को आजादी मिलती है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। इस पूरी टाइमलाइन में
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है पूरी टाइमलाइन का, दैट अगर मैं देखूं तो 1498 में जब यूरोपियंस इंडिया आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं? पोर्टुगीज आते हैं। ये आप ऐसे, ये क्वेश्चन भी है, सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया है, ठीक है। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट पीपल टू कम टू इंडिया एंड दे वर द लास्ट पीपल टू लीव इंडिया। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, सबसे आखिर में पोर्टुगीज गए। इन 1967 और 66 पोर्टुगीज ने इंडिया छोड़ा, जो उनकी आखिरी कॉलोनी थी गोवा, विच वाज देयर कॉलोनी, वो सबसे आखिर में इंडिया को मिली। इसी तरीके से फ्रेंच जो है, जस्ट अ सेकंड, इसी तरीके से जो फ्रेंच है, इसी तरीके से फ्रेंच जब इंडिया आते हैं, फ्रेंच ऑल्सो केम, like let's say French also left India very late, about in 1954 something में फ्रेंच अपनी आखिरी कॉलोनी इंडिया को सुपुर्द करके चले गए थे, ठीक। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे दैट सबसे पहले 1498 में पोर्टुगीज इंडिया आते हैं, जिसमें द फर्स्ट पर्सन वाज वास्को डी गामा। उसके बाद एक सिलसिला बन जाता है, पोर्टुगीज इंडिया आते हैं, फिर उसके बाद डच इंडिया में आते हैं, फिर उसके बाद बहुत काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, 1602 में डच इंडिया आते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश इंडिया में आते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे बना देता हूँ दैट इंग्लिश इंडिया में आते हैं, फिर तेजी हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद डेन्स इंडिया में आते हैं, फिर उसके बाद फाइनली फ्रेंच इंडिया में आते हैं। ये सब लोग यहाँ पे एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं देखूँ इन लोगों को कलेक्ट करके, तो जब ये लोग सारे के सारे लोग इंडिया में आ जाते हैं, उसके बाद इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है? कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा होता है दैट लड़ाइयाँ होना शुरू होती है। कैसी लड़ाइयाँ? इंग्लिश की लड़ाई होती है। किस किस से लड़ाई होती है इंग्लिश की? अब सारी की सारी फॉरेन पावर्स इंडिया में सब चाहती हैं कि इंडिया पे यही लोग राज करें। पोर्टुगीज चाहेंगे कि भाई हमारा मोनोपोली हो, हम ही सारा बिजनेस संभालें, हम ही सारा ट्रेड करें इंडिया से, ताकि हम लोग को ज्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद पोर्टुगीज लगभग लगभग 100 साल से ऊपर तक आराम से मोनोपोली रखते हैं अपनी, और बेहतरीन ट्रेड करते रहते हैं। पहला इंसान आता है उनको चैलेंज देने वाला, डच, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पोर्टुगीज और ऑब्वियसली डच की लड़ाई होगी। फिर आते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश और पोर्टुगीज की लड़ाई होगी। डेन्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की लड़ाई होती है सब लोगों से, क्योंकि इंग्लिश मेजर पावर थी। तो इंग्लिश की पोर्टुगीज से भी लड़ाई हम देखेंगे। हम वैसे नहीं देखेंगे क्योंकि एमयू एमबीए में नहीं पूछता है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग देखेंगे पोर्टुगीज से क्या इंग्लिश की कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर हम लोग देखेंगे डच से इंग्लिश के क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर हम लोग देखेंगे डेन्स, डेनमार्क के जो लोग थे उनसे क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, और फाइनली फ्रेंच लोगों से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए। हम अगर अपने पेपर के हिसाब से देखें, तो हमें अगर इंग्लिश के कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लें किसी के भी साथ, तो फ्रेंच के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो कार्नेटिक वॉर्स हुई है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों वॉर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंग्लिश और पोर्टुगीज या डच या डेल्स का स्ट्रगल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहानी सीधी सीधी चलती रहती है। इंग्लिश जो होते हैं साहब, ये पोर्टुगीज को भी हराते हैं, ये डच को भी हराते हैं, डेन्स को भी हराते हैं, और ये इंग्लिश को भी हराते हैं, ओ सॉरी फ्रेंच को भी हराते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पावर थी, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी इंग्लिश की, कि इंग्लिश इंडिया में आने के बाद हरा तो रहे थे बाहर की पावर्स को, बट उसके साथ साथ इंग्लिश वर आल्सो फाइटिंग विद इंडियन पावर्स। व्हाट इंडियन पावर्स? दे वर फाइटिंग विद मराठास, दे वर फाइटिंग विद निजाम्स ऑफ हैदराबाद, और उनको भी हरा रहे थे। दे वर फाइटिंग विद अफगान्स, they were fighting with Nepalis, with Nepal. They were fighting with the people of Burma. They were fighting with Tipu Sultan of Mysore. कितने लोगों से एक साथ लड़ रहे थे? they were literally conquering everything. सब चीज को जीतते चले जा रहे थे। उसके बाद जब इन लोगों ने ये रीजनल पावर्स को जीत लिया, एक तो ये फॉरेन पावर्स को जीता, रीजनल पावर को जीता, देन केम अ टाइम जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा इंडिया में फुटहोल्ड अच्छा हो गया है, नाउ इट्स टाइम कि हम कोई अब बड़ी पावर को जीते। देन केम बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757, और बैटल ऑफ प्लासी में ये इंडियन पावर को हराते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, इंडिया में आके इंडियन पावर को हरा देना। यहाँ से इनकी पावर इंक्रीज होना शुरू होती है। बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद तो आप ये समझ लीजिए एक तरीके से कि कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है। उन्होंने शाह आलम दी सेकंड मुगल एम्परर, मीर कासिम द गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध, तीनों को एक साथ हरा दिया।
ठीक है, तीनों को एक साथ हराने के बाद अब कोई ऐसी सेंट्रल पावर नहीं बची थी जो उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करे। मराठा थे, मराठा को अलग हराया एंग्लो मराठा वॉर में। मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली थे, उनको अलग हराया एंग्लो मैसूर वॉर में। सब लोगों को हराते हुए आ रहे थे। फिर यहाँ पे सिख लोगों से लड़ाई करी, ठीक है, उनको भी हराया। अब यहाँ से पावर बढ़ते 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 इनकी पावर एक्सपैंड हो रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर एक्सपैंड होती रही होती रही होती रही। और जो एक मेजर इवेंट हम लोग देखेंगे इस टाइमलाइन में, जो सबसे एपिटोम ऑफ द इवेंट है, वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस वाज द एपिटोम ऑफ ब्रिटिश पावर। यहाँ तक उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक्सपेंशन कर लिया था इंडिया में, एंड बहुत सारी नाराजगियां यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी लोगों की। क्या नाराजगियां थी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे मेजर इवेंट्स हैं बीच में जो हम लोग एक बार देखेंगे। ये सारे मेजर इवेंट्स होते 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 इंडियंस का गुस्सा निकलता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि दैट हम लोगों ने एक्सपैंड तो बहुत कर लिया इंडिया में, नाउ इट्स टाइम टू कंसोलिडेट आवर पावर। कंसोलिडेट करना मतलब उसको मजबूत करना, जितनी जगहें आपने जीत ली हैं उसको एक जगह इकट्ठा करना, उसको पुख्ता करना। फिर यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में राज कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। एंड नाउ इंडिया बिकेम द ऑफिशियल टेरिटरी ऑफ क्वीन ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद 1905 में अगर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। मतलब अब जैसी कांग्रेस बनी, कांग्रेस के बनने से थोड़ा पहले से ही मान लो, कांग्रेस के बनने के बाद अब हमारा नेशनल मूवमेंट तेजी पकड़ लेगा। नेशनल मूवमेंट मतलब आजादी की तरफ जो हमारी लड़ाई है वो थोड़ी सी तेजी पकड़ लेगी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ 1905 का इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। फिर उसके बाद और भी इवेंट्स हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होगा 1915 में गांधी जी का इंडिया वापस आना। यही 1916 में होम रूल मूवमेंट भी चलेगा। होम रूल मूवमेंट मतलब घर का राज, हम लोग चाहते थे कि हमारा अपना घर का राज हो। उसके बाद 1920 में हम लोग देखेंगे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। फिर एक बड़ा वक्फा आएगा 10 साल का, और 10 साल बाद 1930s में, बल्कि 1932 में ही, 1930 से लेकर 1932 तक का पूरा पीरियड है, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कम्युनल अवार्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट जैसी चीजें होंगी। ये सिर्फ अभी मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए, कांग्रेस बनने के बाद से ब्रिटेन की पावर अब धीरे 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 इंडिया में कम होना शुरू हो रही है। क्यों कम होना शुरू हो रही है? बिकॉज अगर आप टाइम देखें तो अब जितने हमारे नेशनल लीडर्स हैं, जो मॉडरेट्स हैं, जिनको हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो बड़े होना शुरू हो गए। तो 1915 में जैसे मैंने आपको बताया गांधी जी आ गए, 16 में होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया, और भी बीच में इवेंट है, जैसे यहाँ पे 1909 में मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज वर द सीड ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, दीज थिंग्स आई विल टेल यू। हम लोग ये वाली सारी चीजें देखेंगे। 1930 आएगा, फिर 1930 के बाद बहुत सारे इवेंट्स होंगे, देन फाइनली विल कम क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद होते होते 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। इसमें जिन चीज़ों का हमको खास ध्यान रखना है पढ़ते में, वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ देखनी है। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ मेंशन करना चाहूँ तो दो मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी अभी आ रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, और एक और आ गई डुअल गवर्नेंस। पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव, एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ मीटिंग हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी, रादर मुझे एक्चुअली यहाँ पे बता देनी चाहिए थी, वो चीज है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब हमारे इंडिया में कुछ एक मिडिल क्लास सोसाइटी थी जिसने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी। उसने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करने के बाद ये सोचा कि अब हम इंडिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, हम एजुकेशन लेकर आएंगे, हम लोग सती को बैन करेंगे। हम लोग जैसे बता देता हूँ आपको, राजा राम मोहन रॉय ने सती को काम बैन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाले। उन्होंने प्रेशर बनाया ब्रिटिशर्स पे कि एक ऐसा लॉ लेकर आया जाए जिससे सती बैन हो। तो विलियम बेंटिक ने, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक लॉ लेकर आए, वो अबोलिशन ऑफ सती एक्ट, और खत्म करा गया उससे फिर सती प्रथा को। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज की बात करी। सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले को फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए काम करा। फिर उसके बाद जो हरिजन्स थे, स्पेशली सदर्न इंडिया में, जो कुछ कास्ट मूवमेंट चलना शुरू हुआ, बहुत काम हुआ। मतलब टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा काम हुआ। जैसे कि थियोसोफिकल सोसाइटी बनी, एनी बेसांत ने भी यहाँ पे काफी काम करा। ये सारे हम लोग को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ लें। और इससे क्वेश्चन कैसा आता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है,
फॉर एग्जाम्पल आर्य समाज, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मो समाज। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर का नाम बता दीजिए। ये न्यूज़पेपर है, इसके राइटर का नाम बता दीजिए। ये किताब है, इसके राइटर का नाम बता दीजिए। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हम लोगों को पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पढ़नी है, बैटल्स मैंने आपसे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली। मेरी मानो तो बैटल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एमयू एमबीए एंट्रेंस, क्योंकि बैटल से हार्डली सवाल पूछता है, बट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल, फिर हम कुछ वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट काम करे, फॉर एग्जांपल वेलेस्ली, फॉर एग्जांपल कॉर्नवालिस, फॉर एग्जांपल डलहौजी, फॉर एग्जांपल डुफरीन, फॉर एग्जांपल लॉर्ड कर्जन, है ना। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना। ये सारी चीज पढ़ेंगे हम। और कुछ मुझसे मिस हो रहा है, कुछ स्किप हो रहा है? हाँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे उस टाइम के, उसको डिस्कस कर लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हो गया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गए। और भी अगर हो सकता है मुझसे कुछ, मुझे यहाँ पे बताने में कुछ स्किप हो रहा हो टाइमलाइन में, लेकिन जो भी स्किप हो रहा होगा वी विल डू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 1498 से, बल्कि मैं आपको 1498 से थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। जब तक हम मान के चलते हैं कि इंडिया के कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं थे, कोई, आप ऐसा मान लीजिए कि कोई यूरोपियन इंडिया नहीं आया था पहले, किसी यूरोपियन ने इंडिया नहीं देखा था, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि वाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। जब भी हम ये वाले सवाल करते हैं, और जब भी मैं यूरोपियन कह रहा हूँ तो मैं पोर्टुगीज को भी मैं कह रहा हूँ उसमें, मैं डच को भी कह रहा हूँ, मैं डेन्स फ्रेंच सबको कह रहा हूँ। आपको याद रखना है दैट पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। अब मुझको आप ये वाली बात बताइए, दैट व्हाई डिड दीज पीपल कम टू इंडिया। यूरोपियंस कह लो या पुर्तगाली लोग कह लो, ये पहली बार हिंदुस्तान क्यों आए? अब जब भी ये सवाल आता है तो लोगों को लगता है कि पहली बार इसलिए इंडिया आए थे क्योंकि स्पाइसेस चाहिए थी। अरे भाई, स्पाइसेस तो उन्हें 1498 से पहले भी चाहिए होंगी ना। तो वाई 1498? ऐसा क्या टाइम था कि तभी वो आए? और फिर ऐसा क्यों था कि उसी वक्त उनको सी रूट चुनना पड़ा? अगर आप मैप देखें, ऑल्दो मैं बहुत ही गंदा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ एक, अक्सर लोग हंसेंगे भी उस पर, ठीक है। अगर मैं ये डायग्राम बना के देखूं इस तरीके से, ये हमारा अफ्रीका हो गया, अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ये इंडिया हो गया, चलिए साहब। अब अगर हम देखते हैं दैट यहाँ से ये लोग इंडिया आते हैं, तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट रूट टू कम टू इंडिया ना। और लैंड रूट इज ऑलवेज इजी, आप बहुत आसानी से रुकते रुकाते सोते कैंपिंग करते हुए आ सकते हो। बट पोर्टुगीज केम टू इंडिया एंड दे केम थ्रू दिस रूट, दे केम थ्रू दिस रूट। व्हाई दे टुक दिस सी रूट? इतना टफ रूट क्यों चूज किया? रास्ते से नहीं आए, और क्यों इसी वक्त ये लोग आए? इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा हमको, इसका आंसर हमें 1498 से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1498 में, और डेट है एग्जैक्टली अगर मैं देखूं टू बी प्रिसाइज, द डेट इज 1453। ऑल्दो आपसे ये नहीं पूछेगा वो एग्जैक्ट डेट, तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन स्टिल अगर पता हो नहीं, मतलब अगर पता हो सकती है तो क्यों पता ना करें। द एग्जैक्ट डेट इज, मैं डेट्स के बारे में थोड़ा सा मेरी गड़बड़ रहती है नॉलेज, इसलिए मैंने चेक कर ली ताकि आपको गलत नहीं बताऊं। द डेट इज 1453, लेट मी चेंज दिस पेन। द डेट इज 1453। क्वेश्चन ये है दैट, सॉरी मैं बता ही रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ। 1453 में एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट होता है। इस इवेंट का नाम था द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। बेसिकली जो इंटायर यूरोप था उसमें क्रिश्चियनिटी वाज द मेजर रिलीजन, और कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द सेंटर थ्रोन ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन यूरोप। लेकिन होता क्या है दैट स्लोली स्लोली टर्की वाले रीजन से, एक एम्पायर उठना शुरू होता है, एंड दैट एम्पायर वाज ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी थी ऑफ एक्सपैंडिंग ऑटोमन एम्पायर वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द रिलीजन, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी के हिसाब से वो एक्सपैंड कर रहे थे। अब ऑटोमन एम्पायर जब एक्सपैंड होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे आसपास के स्टेट पे कब्जा करना शुरू होता है, बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि आर्मी बहुत अच्छी थी, लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और इत्तेहाद था कि एक लीडर के पीछे पूरी आर्मी चला करती थी, पूरी कौम चला करती थी। एंड ये इस लेवल से यहाँ पे फैलता है पूरे इलाके में, इस लेवल से फैलता है दैट जो अभी मैंने आपको नाम लिया, एक शहर का मैंने आपको नाम लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल भी
जीत लेते हैं। कौन लोग जीत लेते हैं? ऑटोमन एम्पायर। इसीलिए कहा जाता है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल भी जीत लिया जाता है। मास लेवल पे प्रोसिक्यूशंस होते हैं, एक रिलीजियस लड़ाई होती है क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, और ऑटोमन एम्पायर उसमें जीतता है और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेता है। और उसका नतीजा ये होता है दैट जितने भी क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, जो क्रिश्चियन किंग्स थे, ठीक है, या फिर जो क्रिश्चियन फादर्स थे, पोप थे, वो सिमट के रह जाते हैं एक बहुत छोटे से इलाके में। और मतलब रहते तो अपने ही उसमें, अपने ही एरिया में है, बट उनकी पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। उनका जितना उनका पास पैसा होता है, मनी, वो सब चला जाता है, और उनका रिलीजन भी बहुत ज्यादा खतरे में आ जाता है, एज इफ खत्म होने के कगार पे होता है। उस टाइम पे डिसीजन लिया जाता है दैट अगर हमको, एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म बच्चों, वो ये कहती है कि वेल्थ बनाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ इकट्ठी करी जा सकती है। तो अगर आपको वेल्थ इकट्ठी करनी है तो आपको कहीं जाना पड़ेगा ना, उनकी वेल्थ आप लेकर अपने पास आओगे। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म पे बिलीव करते हुए एक रिनासेंस का दौर आता है, एक जागरूकता का, क्यूरियोसिटी का दौर आता है, जब ये डिसाइड होता है कि अब हम निकलेंगे, अब हम दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलेंगे और ऐसी कंट्रीज ढूंढेंगे जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है और वहां से हम पैसा कमा के वापस लेकर आएंगे। तो क्यों चूज नहीं करा उन्होंने? चाहते वो इस रूट से भी आ सकते थे ना, बट इस रूट से अगर आते तो यहाँ पे उनको ऑटोमन एम्पायर वाले लोग मिलते, लूट का खतरा था, टैक्सेस देने पड़ते हैवी एक्सेट्रा। तो उन्होंने चूज किया एक बड़ा रास्ता, लेकिन जो उनको डायरेक्टली इंडिया लेकर आ सकता है। दिस रूट वॉज डिस्कवर्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें थी जो खो गई थी फ्रॉम दी क्रिश्चियंस, सॉरी, तीन चीजें थी जो कि खो गई थी फ्रॉम दी क्रिश्चियंस: गॉड, ग्लोरी, गॉड मीन्स रिलीजन वॉज गॉन, ग्लोरी मतलब प्राइड वॉज गॉन, और गोल्ड मीन्स मनी वॉज गॉन। सो ये थ्री जीज पूरा करने के लिए निकले थे यूरोप से, अपनी लौटी, अपना खोया हुआ रिलीजन की साख वापस लाने के लिए, अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए, और अपना खोया हुआ पैसा, गोल्ड वापस लाने के लिए निकले थे। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पहला बंदा निकलता है, बैथलोम्यू डियाज नाम का एक बंदा निकलता है यहाँ से, और सेल करते 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 यहाँ तक आता है। तब उसको पता लगता है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, रादर इसके बाद भी एक दुनिया है। तो यहाँ पे जब वो आके खड़ा होता है तो उसको एक नई होप मिलती है। ठीक है, उसको एक नई होप मिलती है। व्हाट वाज दैट होप? उसको लगता है कि आगे अब कुछ है, सॉरी, आगे कुछ है। तो उसको जब भी होप मिलती है, दैट इज व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज केप ऑफ गुड होप्स। केप ऑफ गुड होप्स तक आता है, और वो जाके बताता है कि इसके बाद दुनिया है बॉस, हमको लग रहा था दुनिया खत्म है, इसके बाद दुनिया है। फिर यहाँ से निकलते हैं साहब वास्को डी गामा, आते 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 और रुकते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में रुकते हैं, यहाँ पे उनको एक पायलट मिलता है, गुजराती पायलट, उसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद बोलता है सर आपको इंडिया जाना है, मैं लेके जाऊंगा ना आपको इंडिया, मैं आपको इंडिया लेके जाऊंगा। वैसे भी आप देखो आज भी जो टॉप मोस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं आज भी, वो कहाँ पर आ रहे हैं? गुजरात में ही तो आ रहे हैं, गिफ्ट सिटी में। तब भी गुजरात, आज भी गुजरात है ना, तो तब भी गुजराती था, आज भी गुजराती था। तो ये आज भी गुजराती लेकर आ रहे हैं टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट, तब भी लेकर आ रहे थे साहब। अब्दुल माजिद साहब इनको सबसे पहले इंडिया लेकर आते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला एमसीक्यू बनता है दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम टू अराइव टू इंडिया, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन? आंसर इज वास्को डी गामा इन 1498। इसके बाद 3 बार और भी आया था वास्को डी गामा। मैं एक फाइल सर्च करके इसमें लगा लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो उससे इजी हो जाएगा थोड़ा, हम लोग जल्दी फैक्ट रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इतने मजे की बात है दैट ये जो लोग थे ब्रिटिशर्स, सॉरी ये जो थे यूरोपियंस वगैरह जो थे, इन लोगों ने, आप ये सोचो ना, यूरोप में कितने सारे देश हैं, पोर्टुगीज भी है, मतलब पुर्तगाली भी है वहाँ पे, डच भी है, डेन्स भी हैं, फ्रेंच भी हैं वहाँ पे, स्पेन के लोग भी हैं। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि किस इलाके पे कौन जाके कब्जा करेगा? तो देवर सो क्लेवर पीपल, मतलब क्लेवर बोलो या फिर सो इंपीरियलिस्टिक लोग थे कि इन्होंने एक ट्रीटी करी टोडेस्लास की, और उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, दुनिया में बीच में एक लाइन खींचते हैं, और आज ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस लाइन के उधर स्पेन वाले चले जाएंगे कब्जा करने, और इस लाइन के इधर हम लोग कर लेंगे। तो बेसिकली इन्होंने पूरी दुनिया को पे नक्शे में एक लाइन खींच के बोला कि देखो इधर की जमीन पे तुम कब्जा करो और इधर की जमीन पे हम कब्जा करते हैं। इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस फाइल, जस्ट अ सेकंड, इट विल बी वेरी गुड। अगर ये फाइल मिल जाती है, गिव मी अ सेकंड, मैं लगा लेता हूँ, 1 मिनट, फाइल लगा लेता हूँ। यस, तो ये फाइल है हमारी जिसके बारे में बात कर रहा था। अब आप इसको रीड करो,
वाई यूरोपियंस वांटेड टू कम टू इंडिया, क्या क्या रीजन से? ऑब्वियसली ये रीजन इतने डिटेल में है, पेपर में इतने सारे डिटेल्स में नहीं पूछेगा। क्या करना चाहते थे? डायरेक्ट ट्रेड स्टैब्लिश करना चाहते थे विद इंडिया, ठीक है। रिड्यूस करना चाहते थे कि अरब मुस्लिम जो इंटरमीडिएट्स थे, अरब के जो मुसलमान थे, उनके थ्रू ट्रेड चलती थी, ट्रेड चाहते थे कि इसको हम लोग बाईपास करते, डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड करें। स्पाइसेस, सिल्क, प्रीशियस स्टोन, कैलिकोस। रिनासेंस की स्पिरिट आ गई थी, कि रिनासेंस का मतलब होता है एक जागरूकता आ जाना, है ना, एक एज ऑफ रिनासेंस आई थी। और उनके साथ एडवांटेजेस क्या थे कि सबसे ज़्यादा शिप बिल्डिंग में वो लोग बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे। नेविगेशन मतलब रास्ता निकालना, मैप्स पढ़ना पूरी दुनिया के, कहाँ पे कौन सा इलाका है ना, ये सारे मैप्स पढ़ना इनको बहुत अच्छे से आया करते थे। सबसे पहले इन लोगों ने कार्टोग्राफी कर ली थी। उसके बाद सी रूट्स के बारे में जो मैंने अभी बताया बहुत अच्छे से पता था। फिर क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहते थे कि यूरोप में ओरिएंटल और लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी, स्पाइसेस की डिमांड बढ़ रही थी। स्पाइसेस की डिमांड क्यों बढ़ रही थी? बिकॉज स्पाइसेस यूज होते थे फॉर प्रिजर्वेटिव्स, है ना, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, खाने को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। आगे बढ़ते हैं, पोर्टुगीज इंडिया आते हैं, ठीक। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनको खिताब मिला है द नेविगेटर। इन्होंने बोला कि ईस्ट की तरफ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा ये रीजन है यूरोप वाला, तो आप ईस्ट की तरफ जाइए, ईस्ट की तरफ जाकर एक्सप्लोरेशन करिए। पोप निकोलस द फाइव थे, उन्होंने पोर्टुगीज को राइट दिए कि जाइए, राइट मतलब उन्हें अलाउ करा कि आप ईस्ट की तरफ जाओ और एक्सप्लोर करो। उसी वक्त ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होती है 1494 में, जिसमें वर्ल्ड को डिवाइड किया जाता है बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन, और डिसाइड करा जाता है कि सपोज करो, अगेन बुरा सा मैप बनाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। डिसाइड करा जाता है कि ये लाइन है, इसके इधर स्पेन जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, इस लाइन के इधर पोर्टुगीज जाएंगे। तभी आप देखोगे कि आपको अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा आपको स्पेनिश बोलने वाले लोग, मैक्सिको में बहुत ज्यादा स्पेनिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बार्थलोम्यू डियाज का मैंने अभी नाम बताया, ये सबसे पहली बार केप ऑफ गुड होप्स तक आए थे, और उसके बाद वास्को डी गामा इंडिया आ जाता है 1498 में, ठीक। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब जरा एक बार ये देख लो कि मैंने क्वेश्चंस किस तरीके के साथ कैसे प्रिपेयर किए हैं आप लोग के लिए, एक बार उसको देख लो। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स खुली हुई है, तब तब तब, ठीक है। देखो, अब देखो डायरेक्टली वैसे ही सवाल है, विच फैक्टर वॉज नॉट अ मेजर रीजन, क्या मेजर रीजन नहीं था यूरोपियंस का इंडिया आने के लिए? देखो भाई, डिमांड फॉर स्पाइसेस था, रिनासेंस की स्पिरिट थी, ठीक है, डिजायर टू बाईपास अरब इंटरमीडिएट्स ये भी था। ऑटोमन को क्रूसेड करना तो नहीं चाहते थे वो, ये तो नहीं था, ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास जो हुई थी, उसने वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किस किस के बीच में हुई थी? इट वाज बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन, हमको पता है, इधर स्पेन लोगों ने और इधर पोर्टुगीज ने डिसाइड किया था कि वो लोग रूल करेंगे, तो एमसीक्यू नंबर 2 हो गया। उसके बाद हु राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन 1487, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना भी पता होना चाहिए दैट केप ऑफ गुड होप नाम की एक जगह थी, अफ्रीका में थी। यहाँ तक नीचे आया था कौन सबसे पहले? बार्थलोम्यू डियाज, ठीक। वास्को डी गामा आता है, कैलिकट। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया में कहाँ आया था, तो ये क्वेश्चन भी एक और इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का पॉइंट है ये भी। और दूसरा ये है 1498 में आया था, और दूसरा ये है कि वास्को डी गामा को गाइड करके इंडिया कौन लेकर आया था? अब्दुल माजिद। देखो, इसको मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ी वाला सवाल, ठीक है, ये बेवकूफ़ी वाला सवाल होता है। ये सवाल पूछ के, ये वाला सवाल पूछ के आप क्या जज कर रहे हो बच्चे का, कि उसको अब्दुल माजिद का नाम पता है तो बहुत इंटेलिजेंट है वो? नहीं, उसको और कुछ नहीं पता, अब्दुल माजिद का नाम पता है तो बहुत इंटेलिजेंट है। और एमयू की बहुत बार से आदत रही है, और अभी भी आप इस साल का पेपर देखोगे कि बहुत बेवकूफ़ी के सवाल मिलेंगे आपको। और मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये बेवकूफ़ी वाले सवाल मिले, तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आप ये सोचिएगा कि जो एग्जामिनर है वही बेवकूफ़ है, और मुझे नहीं आ रहा है अगर सवाल, तो ये बेवकूफ़ी वाला सवाल किसी को भी नहीं आ रहा होगा, कि मतलब जिस सवाल की कोई सर पैर नहीं है, किसको आ रहा होगा, है ना। तो यही चीज आप सोचिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखो, द ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश, क्या अभी अभी तक हम लोगों ने वाला क्वेश्चन पढ़ा कि ट्रेडिंग फैक्ट्री जो थी वास्को डी गामा ने सबसे पहली बार कहाँ पे स्टैब्लिश की थी, कौन सी जगह थी? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। सो द फर्स्ट फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश एट कैनानौर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे पढ़ने का क्या है। हम लोगों ने देख लिया पोर्टुगीज आए, हम लोगों ने एक चीज और भी फैक्ट भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
वास्को डी गामा इंडिया आता है, अब्दुल माजिद लेकर आता है, कैनन ओर में पहली फैक्ट्री बनती है, 3 बार इंडिया आया, वो कोचिन में उसकी डेथ हो गई। कोई शायद आपसे ये पूछ ले कितनी बार इंडिया आया था, तो 3 बार आया था, फिर कोचिन में डेथ हो गई। अब जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के वाइसरॉयज हुआ करते थे, गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे इंडिया में, ये कोई ब्रिटिशर्स का अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं था, पोर्टुगीज के टाइम से चला आ रहा था। दैट जब पोर्टुगीज इंडिया आए, उन्होंने भी सबसे पहले अपने गवर्नर्स बनाना शुरू करे, जिसमें से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 2 रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? बेसिकली चाहता था कि इंडिया और उसके आसपास वाले जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं, वहां पे ये सुप्रीमेसी कायम करे। किसकी सुप्रीमेसी कायम करे? पोर्टुगीज की सुप्रीमेसी कायम करे। डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, दैट ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया? आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम होता है परमिट, जिसमें आप रसीद दे देते हैं कि भाई हाँ तुम्हारे पास परमिशन है यहाँ से वहां तक जाने की। तो कार्टेज सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी दोनों यही लेकर आया इंडिया में। यहाँ से ये 2 एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है। अभी मैं आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी उसमें, ठीक। फिर आते हैं उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर, ठीक है। इनको रियल फाउंडर बोला जाता है ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। अल्मीडा के बाद आए थे, इन्होंने एक अच्छा काम ये करा, इन्होंने सती अबॉलिश करी थी। अब इनको रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्टुगीज ऑफ इंडिया का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो अभी मैं एमसीक्यूज भी दिखाता हूँ। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी ये हमको नहीं देखना, तो चलो जल्दी से एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार। क्विक क्विक क्विक, जल्दी खोलो भाई। ब्लू वाटर पॉलिसी इज associated with, या फिर was the founder of blue water policy, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्टेड बाय विच पर्सन? आंसर एक ही होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कार्टेज सिस्टम किसने शुरू करा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? परमिट सिस्टम था। रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इंडिया किसको बोला जाता है? अल्फोंसो डी अल्बुकर को बोला जाता है। इसके अलावा कोई नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें से। एक क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया रखा है कि सोशल रिफॉर्म, कौन सा सोशल रिफॉर्म था जो अल्फोंसो डी अल्बुकर ने इंडिया में किया था? आंसर है अबोलिशन ऑफ सती। सती को अबोलिश किया था अल्फोंसो डी अल्बुकर ने, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरी बिल्कुल ध्यान सुनना। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको? दैट हु, पहली फैक्ट्री पोर्टुगीज की कहाँ पे लगी, पहली डच की कहाँ पे लगी, पहली इंग्लिश की कहाँ पे लगी, पहली फ्रेंच की कहाँ पे लगी। देखो यार, ये सवाल पूछ लेता है डायरेक्ट, इसमें कोई आपकी नॉलेज, मतलब आप इससे बेवकूफ या काबिल साबित नहीं होते हो ये वाला सवाल पूछ के, लेकिन क्या करें, एमयू में ऐसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अब इसने सवाल पूछा है कि मसूलीपट्टनम में लगी थी। अब मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूँ, आप एक बार नोट्स भी देख लो। तो डच फैक्ट्री, मैंने डच के बारे में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है नोट्स में, बहुत ही कम लिखा है। इनफैक्ट जो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट सेंड करूंगा ना, उसमें तो और भी इजी है। मैंने उसमें जो जो चीजें आपको याद करनी है, मैंने उसको येलो से हाईलाइट कर दिया है। तो आपको पूरी क्लास मेरी देख लो आप, मैं आपको सारी स्टोरी एवरीथिंग में सब आपको बताता चला जा रहा हूँ। और जब बात आए रटना की, रटना क्या है, ध्यान किस पे देना है आखिरी वक्त में, तो वो मैंने येलो से वहां पे मार्क कर रखा है, ठीक। अब क्या होता है, फाइनली इंडिया में आते हैं अंग्रेज लोग, इंग्लिश इंडिया में आते हैं। अभी तक आप देखो यार, मजे की बात सुनो आप, कि दैट 1498 में ब्रिटिशर्स आते, सॉरी 1498 में पहली बार पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं, और उसके बाद आते हैं डच 1602 में। आप देख रहे हो कितने साल तक, मतलब लगभग लगभग 104 साल तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, लगभग लगभग 104 ईयर्स तक पोर्टुगीज अनइंटरप्टेड ट्रेड कर रहे थे इंडिया में। कितने मजे कर रहे थे, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत थी, पोर्टुगीज बहुत ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए थे, लूट पाट इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे। मुस्लिम रूलर्स को मार देना, हिंदू हिंदू ट्रेडर्स को मार देना, मुस्लिम ट्रेडर्स को मार देना, किडनैप कर लिया कभी कुछ बच्चों को, फिर कन्वर्जन करवा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। अब एक बात बताओ भाई, इंडिया में मुगल अभी चल रहा है मुगल साम्राज्य, है ना, लाइन से आपके बढ़िया बढ़िया मुगल बादशाह आ रहे हैं। इंडिया में सेंट्रल थ्रोन पे अगर कोई मुस्लिम लीडर बैठा हुआ है, मुस्लिम रूलर बैठा हुआ है, आप इंडिया में आ रहे हो ट्रेड करने, आप एक फॉरेनर की जमीन पे हो, और वहां पे आप उसी के रिलीजन के बंदे को परसिक्यूट कर रहे हो या फिर कन्वर्ट कर रहे हो क्रिश्चियनिटी में, तो क्या वो आपसे खुश रहेगा? वो खुश नहीं रहता था। तो इसी वजह से पोर्टुगीज और मुगल्स के रिलेशनशिप्स खराब होना शुरू हो गए थे। बट वो लोग कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, बिकॉज मुगल्स को भी पता था अगर ट्रेड होगी तो उसमें इंडियंस का भी फायदा है। फाइनली फिर एक ऐसा इंसान इंडिया आता है जिनका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया में आती है और वो बताती है मुगल्स को कि देखो बेटा, ऐसा होता है कि हम बताएंगे, आपसे पोर्टुगीज नहीं पीटे जा रहे, हम पीट के दिखाएंगे पोर्टुगीज को कैसे हैंडल करा जाएगा। अब डच का मैं आपको बताऊंगा, डच बेचारे बड़े वीक हो गए थे, डच खुद बहुत इंडिया छोड़ के चले गए थे थोड़े दिन बाद, उसका रीजन आगे हम देखेंगे। इंडिया आते हैं भाई, क्वीन एलिजाबेथ देती है ना चार्टर, 31 दिसंबर 1600 में इनको चार्टर मिलता है। चार्टर इज लाइक परमिशन, परमिशन मिलती है कि जाओ भाई इंडिया जाके ट्रेड करो। ऑफिशियल नेम था कंपनी का गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं।
ठीक है, इनको एक्सक्लूसिव राइट मिले। क्या एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि भाई इंग्लैंड की कोई और भी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द इंग्लैंड विल कम टू इंडिया और ट्रेड करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी हैं, जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब आप देखो ना, जहांगीर था भाई, अब जहांगीर का कोर्ट है, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1609 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, और क्या ऑब्जेक्टिव से लेकर आते हैं कि हमको कुछ ट्रेड करने में कंसेशंस मिल जाए और कुछ फैक्ट्री स्टैब्लिश करने को मिल जाए। जब ये आ रहे थे ना कैप्टन विलियम हॉकिंस, तब भी पोर्टुगीज ने कोशिश करी थी इनके साथ कन्फ्रंटेशन करके, थोड़ी सी छोटी सी बैटल लड़के, कि किसी तरीके से इंग्लिश वाले लोग मुगल कोर्ट तक ना पहुंच पाए, क्योंकि पोर्टुगीज चाहते थे कि अल्टीमेटली उन्हीं की मोनोपोली रहनी चाहिए ट्रेड के ऊपर। उसके बाद ये सब होता है, फिर आते हैं साहब कैप्टन थॉमस बेस्ट। अब बेस्ट थे तो बेस्ट ही थे ना भाई, है ना, बेस्ट थे तो कैप्टन विलियम बेस्ट, सॉरी कैप्टन थॉमस बेस्ट ने बढ़िया करके पोर्टुगीज को पीटा। सूरत के पास लड़ाई हुई थी 1612 में, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि जब ये जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे तो जहांगीर एकदम खुश हो गया। जहांगीर ने कहा अच्छा आपने पोर्टुगीज को मारा, अरे बहुत बढ़िया लोग हैं आप तो, ट्रेड करना है तो हाँ हाँ ट्रेड करिए आप, हमको यार ऑलरेडी एक बंदा चाहिए था जो पोर्टुगीज की मोनोपोली खत्म करे। डच तो लड़ नहीं पाए, डच तो बेकार आदमी निकले, खत्म हो गया इनका सब कुछ। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने पोर्टुगीज को मारा भी है और आप बहुत गिफ्ट विफ्ट भी लेकर आए हमारे लिए, तो जाइए हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप अपनी पहली फैक्ट्री लगाइए। अब देखा जाए तो पहली फैक्ट्री 1600, कुछ लोग कहते हैं कि देखो पहली फैक्ट्री 1611 में लगी ब्रिटिशर्स की, या 1613 में लगी। आपको ये याद रखना है कि 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगी थी, तो हम 1613 ही डेट मानते हैं। 1611 में भी एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट था, बट वो परमानेंट नहीं था। तो अगर आपके पास कभी भी कोई सवाल आए कि पहली फैक्ट्री कब लगी थी, तो सूरत में ही लगी थी, है ना, गुजरात में, सूरत में लगी थी। जब गुजरात नहीं हुआ करता था बेसिकली, तब सूरत जो था वो बॉम्बे का ही पार्ट था। लेकिन चलो कहने के लिए बस सुन लेते हैं, तब गुजरात अलग से नहीं था। 1613 में पहली फैक्ट्री लगती है ब्रिटिशर्स की। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। सर थॉमस रो आते हैं, और सर थॉमस, ये मुझे नहीं लगता, देखो ये सिर्फ ये सवाल पूछ सकता है इसमें कि सर थॉमस रो जो थे वो एम्बेसडर थे जेम्स वन। जेम्स वन कौन होंगे? जेम्स वन थे साहब किंग। कहाँ के किंग? इंग्लैंड के किंग थे। उनकी तरफ से एक एम्बेसडर भेजा गया, ठीक है, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आया 1615 से लेके 1619 तक रखा। अब ये डेट मत याद रखो, बस इतना याद रखो ये थे, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज को एक तो वैसे ही पीट दिया, मैंने आपको बताया। रहा सहा क्या हुआ, चार्ल्स टू की शादी होती है वहां पे, यूरोप की बात हो रही है। इंग्लैंड के थे चार्ल्स टू, ठीक, इंग्लैंड के थे चार्ल्स टू रहने वाले, चार्ल्स टू, चार्ल्स दी सेकंड। इनकी शादी होती है, शादी का कार्ड छपता है विट्स प्रिंसेस ऑफ पोर्टुगल, ऑफ पोर्टुगल की प्रिंसेस से शादी होती है। किसकी शादी होती है? चार्ल्स दी सेकंड की। तो कहते हैं साहब आप दहेज में क्या लेंगे? दहेज की प्रथा तो पुरानी चली आ रही है, दहेज में क्या लेंगे? तो ये कहते हैं दहेज में साहब हम बम्बई लेंगे। चार्ल्स बोलते हैं हम दहेज में बम्बई लेंगे। कहते हैं बम्बई लेंगे मतलब? कहते हैं देखो इंडिया में, आप पोर्टुगीज हो ना, आपने इंडिया में बम्बई बड़ा एकदम, बम्बई में पैर जमा रखा है एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप एक काम करो, वहां शादी वहां हो रही है और डाउरी यहाँ दी जा रही है। तो ये जो बॉम्बे वाला इलाका था पूरा, ये जो बॉम्बे वाला इलाका था, दिस वॉज गिवन टू चार्ल्स दी सेकंड एज डाउरी। किसने दिया? पोर्तुगीज ने दिया। तो अब जहां पीट के काम चल रहा था, वहां ब्रिटिशर्स की हमेशा की आदत रही है, दो फ्रंट पे लड़ाई करते थे, एक तरफ बैटल्स, एक तरफ पॉलिसीज। तो जिस तरफ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, तो इनका हमेशा ये था, दो दो फ्रंट पे लड़ाई होती थी इनकी, कि भाई एक एक तरफ तो पॉलिसी और दूसरी तरफ बैटल्स। सिर्फ मार के काम नहीं करते थे। थॉमस बेस्ट आए, उन्होंने मारा पीटा, और यहाँ पे चार्ल्स साहब ने 1668 में चुपचाप बॉम्बे इनसे ले लिया। अब क्या बचा पोर्टुगीज के पास? थोड़ी सी एक जगह बची, गोवा में थे बेचारे, वो वहीं लड़ते रहते थे। गोवा, फ्रेंच उधर पौंडीचेरी में लड़ते रहते थे, वहीं उनका खेल सिमट के खत्म हो गया लगभग, ठीक है। लेकिन रहे बहुत एंड तक पोर्टुगीज इंडिया में, बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वन टू कम एंड द लास्ट वन टू लीव। चलिए साहब, अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा जंप करने वाला हूँ स्टोरी में। स्टोरी में मैं जंप इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ऐसा नहीं है जो कि आपको याद रखना हो। मैं डायरेक्ट आप पे जंप कर रहा हूँ फर्रुख सियर साहब पे। फर्रुख सियर साहब थे, ये बहुत ही एकदम मजेदार आदमी थे, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर थे फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के एक बार पैर में जख्म लग गया एक। अब फर्रुख सियर ने साहब नीम हकीम खतराए जान सब करवा लिया, सारी तरीके की दवाएं ले ली, बट फर्रुख सियर वाज नॉट एबल टू गेट क्योर्ड।
उसी बीच में एक इंग्लैंड से एक फिजिशियन आता है, एक डॉक्टर। अब उनको तो पहले से एंटीबायोटिक्स के बारे में पता लग गया था कि भाई ये एजिथ्रोमाइसिन है, ये जिफी 200 है, पैरासीटामोल, डोलो वोलो सब पता थी उनको। तो वो आते हैं पहले, तो फर्रुख सियर उनको बताते हैं कि भाई मैं थक चुका हूँ, अपना इलाज करवा के मैं क्या करूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा। तो उनको निकाल के देता है जेब में से एक दवा और उनका इलाज करता है। फर्रुख सियर एकदम ठीक हो जाते हैं और फर्रुख सियर एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई मैं तो ठीक हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद बचूंगा नहीं। तो कहते हैं तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, अब तुम देखो तुम कहाँ के हो। तो कहता है सर मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम हूँ। तो कहते हैं आप देखो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने प्रिविलेजेस दूंगा ना, तुमने मेरी जान बचाई है। कहते हैं जाओ वहां पे तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, बंगाल में जाओ कोई तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मद्रास में जाओ तुमको ड्यूटी फ्री ट्रेड है, सूरत में जाओ, जहां जहां तुम्हें करना है यार तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। और तो और फर्रुख सियर ने एक और बढ़िया काम करा है यहाँ पे, जो फसाद की जड़ बनने वाला है बहुत ज्यादा आगे। फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी करा जिसको बोला जाता है द रॉयल फरमान। क्या था मतलब यही फरमान जिसमें मैं फरमान था जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस फरमान में बहुत सारी चीजें थी। कुछ चीजें तो मैंने आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड की बताई कि टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिली, जाओ जिसको दिल जितना दिल चाह रहा है उतनी ट्रेड करो मजे में। ठीक है, एक तो ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन थी। दूसरा इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, जाओ जाके दस्तक इशू करो, इशू ऑफ दस्तक। अब ये दस्तक क्या होते हैं? दस्तक आर बेसिकली पासेस, दीज आर बेसिकली पासेस। अब ये काम कैसे करते हैं, दस्तक कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टोल प्लाजा है, यहाँ पे एक टोल प्लाजा है और ये टोल प्लाजा जो भी इंसान क्रॉस करेगा ना उसको यहाँ पे टोल देना है। ठीक है, ये है टोल प्लाजा। अगर आप जाएंगे निकल के तो आपको भी टोल देना है। अब सपोज करो एक इंडियन है, वो बेचारा इंडियन जो था वो यहाँ से निकल के जाता है अपना सामान लेके, तो ठीक, और उसको यहाँ पे देना पड़ता है लेट से 10 रुपए का टोल देना पड़ता है और इसको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ भाई अब आप टोल के आगे चलिए। ब्रिटिशर्स के साथ भी यही था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते थे वो भी यही करते थे कि हाँ भाई टोल दिया आगे निकल गए। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि आप दस्तक इशू कर सकते हैं, मतलब आप अपने घर में बैठ के दस्तक प्रिंट कर सकते हैं, अपने पासेस बना लो, यहाँ टोल प्लाजा पे जाओ, आपको अब 10 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पास देखो, पास देखेगा कि हाँ भाई पास है दस्तक है और आपको टक से आगे बढ़ा देगा। अब इसमें दो प्रॉब्लम हो रही है, एक इंडियन बेचारा 10 रुपए दे के आगे जा रहा है, ब्रिटिशर जो है वो बिना पैसे दिए आगे जा रहे हैं। तो इसका जो गुड्स होगा, अगर वो x रुपए का गुड था तो ऑटोमेटिकली x+10 हो गया, वो x+10 रुपीज का हो गया, महंगा हो गया उसका गुड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई उसको। ये अगर x रुपए का था गुड तो ये x रुपए का ही रहा। ठीक, तो इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गई। एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिल गई, ये सस्ते में लेके जा रहे हैं, सस्ते में बेचेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होने लगी, चलो वो एंड में बताऊंगा। फिर इन्होंने एक और काम करना शुरू करा, इन्होंने क्या बोला इंडियन से कि देखो यार तुमको 10 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है। इंडियन ने बोला हाँ भाई गलत बात है, तुम एक काम करो, ये पास लो मुझसे, ये दस्तक माने पास ही मुझसे लो, मैं तुमको ये दे दूंगा केवल 5 रुपए में। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे भी 5 रुपए बच जाएंगे, तुम इससे अब तुम आगे क्या करना, अब तुम 10 रुपए थोड़ी दिखाओगे यहाँ पे, तुम यहाँ पे 10 रुपए थोड़ी दिखाओगे, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम यहाँ पे ये वाली दस्तक दिखाओगे, बस पास या दस्तक कुछ भी एक बात बोल लो, पास दिखाओगे निकल जाओ। कितने का मिला तुम्हें पास, 5 रुपए का, तुम्हारे भी 5 रुपए बच गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 रुपए मिल गए। अब भाई यहाँ है जो प्रॉब्लम मैं कह रहा था, एंड में बताऊंगा। अब ये जो टोल प्लाजा लगा है भाई, जो ये टोल प्लाजा लगा है, ये किसी की तो जगह में लगा होगा। मतलब ये टोल प्लाजा जो है ये या तो अलीगढ़ का होगा टोल प्लाजा, या अलीगढ़ के पास जवा पे है टोल प्लाजा। कहाँ पे जवा है, सॉरी जवा है, कौन सा टोल प्लाजा, जेवर टोल प्लाजा, कोई तो टोल प्लाजा होगा ये। और ये अलीगढ़ किसी के अंडर में आता होगा, यूपी के अंडर में आता होगा, तो जो भी टोल कलेक्ट होता होगा किसके पास जाता होगा, यूपी सरकार। अब आपने अगर ये बोल दिया फर्रुख सियर, क्योंकि आप भाई मुगल बादशाह थे, सेंट्रल थ्रोन पे बैठे थे, आपने कह दिया कि भाई पास दिखाओ आगे निकल जाओ। लेकिन अब ये जो टोल कलेक्ट हो रहा था पहले, वो यूपी के पास जा रहा था, सारा पैसा टोल का, ये सारा पैसा टोल का यूपी के पास जा रहा था। लेकिन अब ये पैसा क्या हो गया, जीरो, खत्म हो गया सारा पैसा। ये थी फसाद की जड़। अब जो रूलर होगा यहाँ का, जो यहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होगा, जो यहाँ का राजा होगा, नवाब होगा, वॉट जो नाम लेना चाहते हो लोग, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। अब उसकी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई मेरा काम था टैक्स कलेक्ट करना, तुम क्यों बेच रहे हो पासेस, तुम क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, काम तो मेरा है टैक्स कलेक्ट करना। इनकी लड़ाई होगी दोनों की आपस में, एंड दिस लड़ाई विल गेट टू इट्स
मतलब बिल्कुल जो क्लाइमैक्स होगा ना इस लड़ाई का, दैट विल बी द बैटल ऑफ प्लासी. दिस विल बी द क्लाइमैक्स ऑफ दीज इवेंट्स. ऑल्दो बैटल ऑफ प्लासी के और भी रीजंस थे, बताऊंगा आगे, सब बताऊंगा, लेकिन दिस होल chaos विल लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी. अब क्या होगा, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लो ब्रो, है ना, जल्दी जल्दी कुछ सवाल देखो. मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 घंटे में कवर अप कर दूं सारा, 2-3 घंटे में. फरूख सियर ने फरमान दे दिया, क्या प्रिविलेजेस थे, एक्सेम्पशन मिलेगा, कोई ड्यूटी नहीं देनी, आपको 10 तक इशू करने की परमिशन मिल गई. मिंट, बॉम्बे मिंट कॉइन्स, मतलब अगर आप बंबई में जो आपने सिक्के छापे थे, क्योंकि बंबई आपको मिल गया है दहेज में, वहां वो तो अब आपकी जागीर हो चुकी है, वहां पे अगर आप सिक्के छापोगे खुद वो पूरे मुगल एम्पायर में चलेंगे. मतलब इमेजिन करो यार, जब मैंने आपको इकोनॉमी भी पढ़ाई है क्लास में, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाई है, सबसे ज्यादा एक जो पायस राइट होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो होता है करेंसी प्रिंट करने का. अब आपने अपनी करेंसी प्रिंट करने का ही राइट किसी और को दे दिया, तो कैसे काम चलेगा, है ना. तो आपने कह दिया कि आप खुद सिक्के छापो और वो पूरे मुगल एम्पायर में चलेंगे. मतलब मैं अपने घर में सिक्के छापूं आज यही अलीगढ़ में, और वो पूरे इंडिया में चले, तो मैं जितने चाहूंगा छाप लूंगा. 10 तक इशू करने का मिल गया, ड्यूटी फ्री ट्रेड, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये फर्रुख सियर ने किया. डेन्स इंडिया में आए, डेनमार्क के लोग, नॉट इंपॉर्टेंट, 1616 में आए थे, नॉट इंपॉर्टेंट, मिस करके जा सकते हो, पूरा छोड़ के आ सकते हो, ठीक है. अब देखो, मैं ये वाला फ्रेंच, हाँ फ्रेंच पढ़ा देता हूँ, चलो जल्दी. फर्रुख सियर का समझ में आ गया, फर्रुख सियर ने क्या ड्रामा किया था. अब फर्रुख सियर दिमाग में रखना अपने, क्योंकि फर्रुख सियर की मचाई हुई ये जो करामात है ना, ये आगे जाके बड़ी लंबी बसड़ क्रिएट करने वाली है, ठीक है. अब देखो, फ्रेंच इन इंडिया, फ्रेंच इंडिया में आते हैं 1664 में, काफी लेट आए थे फ्रेंच. दीज वर द लास्ट टू कम टू इंडिया एंड सेकंड लास्ट टू लीव इंडिया, ठीक है. अब पौंडीचेरी, इनको शेर खान लोधी नाम का एक आदमी थे साहब, उन्होंने पौंडीचेरी इनको राइट दे दिया कि आप फ्रेंच का हेडक्वार्टर बना लो, फ्रांस का, फ्रेंच का हेडक्वार्टर पौंडीचेरी को बना लिया, इनको राइट दे दी, ठीक है. इसमें एक आदमी था, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, जिसका नाम है डुप्लीक्स, ठीक है. इसको, जो मुजफ्फर जंग नाम के एक नवाब थे, इन्होंने डुप्लीक्स को नवाब का टाइटल दिया था. तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुजफ्फर किसने नवाब का टाइटल दिया था, ठीक है. अब डुप्लीक्स क्यों इंपॉर्टेंट था, डुप्लीक्स इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखो, इंग्लिश की, इंग्लिश लोगों की, मतलब इंग्लैंड की, ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच की बहुत राइवलरी रही है, क्योंकि ये दोनों वहां भी लड़ रहे होते थे कनाडा में. तो कनाडा में भी क्योंकि दोनों थे, तो वहां पे लड़ाई शुरू होती थी, तो भी इंडिया में लड़ाई शुरू हो जाती थी. अगर आपस में इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई यूरोप में हो रही है, तो भी इंडिया में लड़ाई शुरू हो जाती थी. तो ये ज्यादातर तो ऐसा हुआ है कि इनकी कहीं और लड़ाई हो रही है, और ये इंडिया में भी थे, तो इंडिया में भी लड़ाई होने लगी. उसमें डुप्लीक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. जितनी कार्नेटिक वॉर्स में फ्रेंच ऊपर हावी रहे हैं, जब भी फ्रेंच ऊपर हावी रहा है, किसी भी कार्नेटिक वॉर्स, कौन सी वॉर है बेटा, जो इंग्लैंड, जो इंग्लिश और फ्रांस के बीच में हुई है, उनको कार्नेटिक वॉर बोला जाता है, क्योंकि वो इलाका जो है उसको कार्नेटिक रीजन बोलते हैं. सदर्न इंडिया का इलाका, इसको कार्नेटिक रीजन बोला जाता है ना, इसको कार्नेटिक रीजन बोला जाता है. थोड़ा सा मैप गलत हो सकता है, इतना स्केल पे नहीं जाओ. ये कार्नेटिक, यहाँ पे ज्यादातर जो लड़ाई हुई इंग्लिश और फ्रेंच की, इनको कार्नेटिक वॉर्स बोला जाता है, ठीक है. अब जो जिस कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच वर अबव द इंग्लिश, हर उसमें डुप्लीक्स जो था वो लीडर था इनका, और डुप्लीक्स बहुत बढ़िया लीडर था इनका. इनफैक्ट आगे जाके मैं आपको एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी पढ़ाऊंगा. सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी है, एक्चुअली डुप्लीक्स वाज द पर्सन जिसने सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था. बट प्रॉब्लम क्या हुई, उसने कभी भी नाम नहीं दिया इसको सब्सिडरी अलायंस, वो आगे वेलेस्ली ने दिया. तो वेलेस्ली को ही बोला जाता है दैट ही इज द रियल फाउंडर ऑफ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस. बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो आइडिया था वो डुप्लीक्स का था, ठीक साहब. ये हो गया. अब देखो, अब होता क्या है कि जब भी आपका सेंट्रल थ्रोन मानते हो, मतलब सेंट्रल थ्रोन का मतलब होता है जो जो एक राजा होता है, जो पूरे देश पे राज कर रहा होता है एक जगह पे बैठ के, अगर वो स्ट्रांग होता है ना, तो बाकी के जो इलाके होते हैं वो कभी भी बहुत ज्यादा फ्लरिश तो नहीं कहूंगा मैं, वो बहुत ज्यादा ऑटोनोमस नहीं हो पाते हैं, वो अपनी गर्दनें नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि सेंट्रल लीडर मजबूत होता है. फॉर एग्जाम्पल अकबर, फॉर एग्जाम्पल अशोक, फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडर थे, सेंट्रलाइज करके रखते थे सारी चीजों को. तो कोई भी रीजनल स्टेट उठ नहीं पाता था, चाहते थे उठना लेकिन नहीं उठ पाता था. जब आपका सेंट्रल लीडरशिप वीक हो जाती है और आपका मेन जो सेंट्रल बादशाह होता है जब वो चला जाता है, तो एकदम से लूजन हो जाती है. जैसे आपने किसी की डोर पकड़ ली और आपने ऐसे करके डोर छोड़ दी, तो जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, जो स्टेट जुड़ी हुई होती है, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है. वीक एज एन उनका कनेक्शन टूट जाता है सेंट्रल लीडर से. तो उनकी एस्पिरेशन जागती है कि यार अब तो सेंट्रल वाला बादशाह मर गया, तो एक काम करते हैं, हम
अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। हैदराबाद के दिल में आएगा कि आज से मैं आज़ाद हूँ, मैं मुगल एम्पायर के अंडर में नहीं रहूँगा। अवध भी सोचेगा ये वाली बात, बंगाल भी ये सोचेगा, मराठा भी ये सोचेंगे। तो उसी दौरान जब आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब क्या होना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा रीजनल स्टेट्स ऊपर आना शुरू होती हैं। तो रीजनल स्टेट्स बताइए, हैदराबाद, मैसूर वगैरह, ये सब। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो, कि भाई हैदराबाद किसने फाउंड किया? हाउस ऑफ आसफ जहा है ना, किसने फाउंड किया? हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाई किलिच खान, इनको बोला जाता है निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था जिसका नाम था आसफ जहा। अवध माने यूपी, फाउंडेड बाई सादत खान पॉपुलरली नोन एज बुरहानुल मुल्क। बंगाल फाउंडेड बाई मुर्शिद कुली खान, वेरी एबल लीडर। ठीक है, उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं, इनके साथ आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा। मैसूर पहले वोडियार किंग रूल किया करते थे, फिर हैदर अली ने उसकी पावर ली, फिर हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आ गए, फिर टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई, जो आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर थी। फिर केरला, जिसको ट्रावनकोर वाला रीजन है, वो मर्तंड वर्मा ने उसके अंदर में मतलब सॉवरेनिटी हासिल करी, ऑटोनोमस हो गया। रोहिलखंड फरुखाबाद आ गया, अली मोहम्मद खान, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लो, तुम बोलोगे सर ने तो बोला था क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवा नहीं रहे, बोले चले जा रहे हैं, है ना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला, पढ़ा दिया। ऑफिशियल नेम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था पोर्ट में? कौन था तब? जहांगीर था। आगे बढ़ते हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने किसको हराया था? पोर्टुगीज नियर कहाँ पे हराया था? सूरत के पास हराया था। इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में कब स्टैब्लिश हुई? 1613 में हुई। सर थॉमस रो कब रहे? टाइम लाइन नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बॉम्बे केम टू चार्ल्स सेकंड कैसे मिला बॉम्बे भाई? डाउरी में मिला था पोर्तुगीज से। फर्रुख सियर का फरमान किसको मिला था? जॉन सरमन को मिला था, इन्हीं को दिया था उन्होंने फरमान। राइट टू इशू दस्तक, राइट टू इशू दस्तक क्या था? जो मैंने आपको बताया पासेस छाप सकते हैं आप, किसने दिया था वो वाला? तो हमको पता है फर्रुख सियर ने दिया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? ये भी हम लोगों ने देख लिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन 1664, ये भी हम लोगों ने देख लिया। पौंडीचेरी फ्रेंच का हेडक्वार्टर बना, किसके अंडर में बना? शेर खान लोदी ने दिया था, किसको दिया था? फ्रेंच को दिया था। ठीक है, डुप्लीक्स ने नवाब का टाइटल किससे लिया? मुजफ्फरजंग से लिया। आगे बढ़ते हैं, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का ओरिजिनेटर कौन है? तो भाई वो डुप्लीक्स है, लेकिन उसका जो दे दिया गया है वेलेस्ली को दे दिया गया है, लेकिन अगर ओरिजिनल ओरिजिनेटर जो आइडिया का है वो डुप्लीक्स है। हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाई किलिच खान। ठीक है, इनको और क्या बोला जाता था? निजामुल मुल्क आसफ जहा। किलिच खान इज बेटर नोन एज निजामुल मुल्क। ठीक है, और बोथ बीएनसी होगा। इन्होंने आसफ जहा का टाइटल भी अज्यूम करा था, हमने पढ़ा अभी। अवध वाज फाउंडेड बाय सादत खान। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था? बुरहानुल मुल्क। सादत खान वाज पॉपुलरली नोन एज बुरहानुल मुल्क। सारी चीजें एमसीक्यू से कवर्ड है, अगर आप कुछ नहीं करो एमसीक्यू पढ़ के चले आओ तो भी काम हो जाएगा, बस पेपर अच्छा बनाए, ये भी वो मेरे हाथ में नहीं है। बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान आए थे। मुर्शिद कुली खान इज द राइट आंसर। बंगाल को वर्चुअली इंडिपेंडेंट किसने बनाया था? अली वर्दी खान वाज द राइट आंसर। माइसोर इनिशियली कौन रूल किया करता था? वोडियार किंग्स रूल किया करते थे। ट्रावनकोर किसके अंडर में सॉवरेन बना? सॉवरेन मतलब आजाद बना एक तरीके से, मर्तंड वर्मा के अंडर में। रोहिलखंड वाज फाउंडेड बाय अली मोहम्मद खान। ठीक, फरुखाबाद वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद खान बंगश। ये हो गया 35। फिर ऑफ द टू इंडिविजुअल्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेटर्स। अब चलो आगे आते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या होता है बॉस, आप लोगों को मैंने दस्तक वाली कहानी सुनाई थी, आई होप आप लोगों को दस्तक वाली कहानी याद भी हो। अब दस्तक वाली कहानी से आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, अगले पेज पे पढ़ाता हूँ, ये आपको दस्तक वाली तो बात याद है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल थे आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला साहब के साथ होना शुरू होता है। अब क्या होता है बेसिकली, रीजन क्या थे कॉन्फ्लिक्ट के? कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीजन थे, इसमें से एक मेन रीजन जो था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारा जो फैक्ट्री है बंगाल में हम उसको फोर्टिफाई करें। फोर्टिफाई मतलब उसके चारों तरफ किलाबंदी करना चाहते थे, तो नवाब ने मना कर दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम थी दस्तक वाली, एक ये भी प्रॉब्लम चल रही थी। फिर एक अलीपोर कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही सुन लो, मतलब क्या कुछ अलीपोर कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी। छोड़ो इसको, अलीनगर, सॉरी अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर और ब्लैक होल ट्रेजेडी। मैं चाह नहीं रहा हूँ आप लोग को इसमें लेके जाऊँ, लेकिन चलो, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हो गई थी। मतलब इल्ज़ाम लगाया था कि नवाब के लोगों ने 160-70 कैदियों को एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें सारे मर गए थे, थोड़े से बचे थे।
कंट्रोवर्सी थी, इसमें नहीं था। मेन ये वाले पॉइंट है, फोर्टिफाई करने की परमिशन मांग रहे थे, सिराजुद्दौला मना कर रहे थे, दस्तक इशू कर रहे थे, सिराजुद्दौला को दिक्कत हो रही थी। क्यों दिक्कत हो रही थी भाई? रेवेन्यू नहीं मिल रहा था ना, पैसा। अगर कोई और दस्तक इशू करके पैसा ले जा रहा है तो रेवेन्यू इनका डाउन होता चला जा रहा था, ये प्रॉब्लम थी। अब ये पूरा क्लाइमैक्स जो होता डिसाइड होता है कि भाई अब तो बैटल होगी, और दोनों के दोनों लोग मिलते हैं इन अ बैटल ग्राउंड। द नेम ऑफ द बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। अब जो कमांडर इन चीफ थे साहब इनके, सिराजुद्दौला के, जिनके अंडर में पूरी आर्मी थी, उनका नाम था मीर जाफर। बहुत ही फेमस नाम है, हर धोखेबाज को इसी नाम से जाना जाता है। बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी कभी हुई नहीं, बैटल ऑफ प्लासी कभी बैटल ही नहीं हुई, वो बैटल होने से पहले ही खत्म हो गई। मीर जाफर को पीछे से रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक आदमी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करा था। इधर से तुम्हारे सिराजुद्दौला थे, यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही बात कर ली थी मीर जाफर से कि देखो बॉस, जंग जब शुरू होगी और तुम्हें कहा जाएगा कि तुम जंग स्टार्ट करो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो मतलब बोला, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब बोला मतलब 5 स्टार खाओ, और कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। तुम चुपचाप अपनी आर्मी लेके साइड में खड़े हो जाना। बाय मैथमेटिक्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी, बाय मैथमेटिक्स की सिराजुद्दौला की आर्मी हार सकती थी बाय द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट जो मेजर चंक ऑफ आर्मी था उसको मीर जाफर जंग स्टार्ट होते ही लेके साइड में हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई आप लड़ो, मैं तो हुई नहीं आपके साथ। और ये बैटल लड़ने से पहले ही, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मीर जाफर ने इसमें धोखा दिया। मीर जाफर को क्या इसका रिवॉर्ड उन्होंने बोला था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको क्या बनाएंगे, हम तुमको बनाएंगे गवर्नर ऑफ बंगाल। तो एक जगह की गवर्नरशिप के लिए ये हाल हुआ। हमेशा यही हुआ है ना भाई, हमेशा यही हुआ है। एक जगह की गवर्नरशिप के लिए तो करबला से लेके आज तक यही चलता आ रहा है। एक जगह की गवर्नरशिप दे दी और इंसान ने अपना ईमान बेच दिया, सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया। और मीर जाफर वैसे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ता था सिराजुद्दौला से ऑलरेडी कि वो क्यों नहीं नवाब बना, सिराजुद्दौला क्यों बन गए। ठीक है, घसेटी बेगम और ये सब लोग सिराजुद्दौला से चिढ़े हुए रहते थे। अब जगत सेठ भी नाम है उसमें, खैर चलो। अब ये बैटल शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है और बैटल का रिजल्ट ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी खत्म होती है। और यहाँ से जो प्रोबेबल एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या है एमसीक्यूज। टक टक टक, पहले एक बार ये देख लो। सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी हो गई। मीर जाफर जो था इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेटर कौन थे? मीर जाफर और जगत सेठ अपोजिशन में थे। सिर्फ 2 लोग थे, मदन मोहन, मीर मदन और मोहन लाल, जिन लोगों ने साथ दिया इन लोगों का। नवाब हार गए बहुत बुरी तरीके से, ब्रिटिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कुछ है। अच्छा यहाँ पे आ गया, हाँ ब्रिटिश सिग्निफिकेंस ये था भाई, ब्रिटिश वॉन इजली क्योंकि बिट्रेल करा उन्होंने मीर जाफर जगत सेठ ने। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ब्रिटिश को अब पूरा बंगाल ब्रिटेन के हाथ में आ चुका था, ब्रिटेन का पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया पे आ चुका था। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े दिन तक जाफर नवाब बने। फिर मीर जाफर क्योंकि बहुत ही नॉन एबल तरीके के आदमी थे, और मीर जाफर ने कुछ थोड़ी सी, मतलब कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ रिपीटर। तो अब उन्होंने थोड़ा सा चीट, दोबारा से चीटिंग कर दी इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश पपेट तो थे ही वो, तो इंग्लिश ने बोला चलो भाई तुम इतने ही दिन के नवाब थे, हटो, मीर कासिम को बनाया जाएगा। ठीक है, चलो तब तक एमसीक्यूज देख लो, फिर आगे बढ़ाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, तो वही फाइल खुल गई। हाँ भाई, कौन से 2 इंडिविजुअल थे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर? मीर जाफर और जगत सेठ। बी आंसर। रॉबर्ट सी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ अलायंस बनाया था? मीर जाफर। हाँ, तीनों के साथ ही था, मीर जाफर, जगत सेठ और बाकी सारे ट्रेटर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। क्या था इमीडिएट पॉलिटिकल, क्या फायदा मिला बैटल ऑफ प्लासी के बाद? द इमीडिएट पॉलिटिकल कंसर्न। अच्छा ये पूछ रहा है इमीडिएट पॉलिटिकल कंसर्न क्या था, मतलब क्यों बैटल प्लासी हुई थी, कि ऐसा क्या फौरन था? तो बेसिकली हुआ ये था कि उनको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये शक था दैट सिराजुद्दौला और फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच और ये दुश्मन थे, है ना, तो उनको ये शक हो रहा था कि सिराज और फ्रेंच आपस में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, इस चक्कर में हुआ था। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, अभी तक तो बाकी लोगों को हरा रहे थे, मराठा मतलब छोटे छोटे लोगों को हरा रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपेंड कि उन्होंने एक बहुत बड़ा राज्य, बंगाल बहुत बड़ा था, मतलब आपको क्या लग रहा है बंगाल आज का बंगाल नहीं था, तब बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था, पार्ट ऑफ असम भी आया करता था, बिहार का पार्ट, झारखंड का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट भी तब उस वक्त के बंगाल में था। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, मीर कासिम। हाँ ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ तक आपने अगर डाइजेस्ट कर लिया है तो 1 मिनट मुझे 30 सेकेंड्स का गैप दीजिए बस, पानी पी लूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है।
ठीक साहब। मीर जाफर को बनाया जाता है, लेकिन मीर जाफर वंस अ चीटर ऑलवेज अ रिपीटर। तो मीर जाफर ने कुछ अंग्रेजों के ही साथ कुछ गुस्ताखी कर दी, तो उन्होंने अंग्रेजों ने हटाया मीर जाफर को और उठा के बना दिया मीर कासिम को एज दी गवर्नर ऑफ बंगाल। अब मीर कासिम ऑल तो पपट था, बट मीर कासिम बेवकूफ नहीं था। मीर कासिम को पता था कि मुंगेर में मेरी कैपिटल, सॉरी मुर्शिदाबाद में भी मेरी कैपिटल भी मुर्शिदाबाद है और ब्रिटिशर्स की कैपिटल भी मुर्शिदाबाद है। तो ये तो मेरे ही पास रहेंगे, तो मेरे काम में इंटरफेरेंस करते रहेंगे। सबसे पहले उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। उसने कहा यहाँ से चलो कहीं और काम करें। आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू करा और उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, जो उसके ब्यूरोक्रेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज करा। उसने बंगाल को स्ट्रेंथ करना शुरू करा और उसने कोशिश करी कि ब्रिटिश इंटरफेरेंस हम कम करेंगे। अब अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन ये काम होते 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 देखो, ये काम होते होते ब्रिटिशर्स को लगना शुरू हुआ कि यार हमने तो तुम्हें पपेट बनाया था मीर कासिम। मीर जाफर भी पपेट था, मीर जाफर ने कुछ सही से काम नहीं करा, मीर कासिम को ले आए, मीर कासिम भी पपेट था, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम करने लगा। वो तो इंडियंस के लिए, अपने लिए, बंगाल के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करी, बट मीर कासिम वॉज वेरी श्योर कि भाई मैं तो अपने स्टेट को स्ट्रेंथन करूंगा, मुझे टैक्स भी कलेक्ट करना है, हमको चाहिए फुल इज्जत, है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ कंपनी के साथ। किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ? मीर कासिम अपना इंडिपेंडेंस जाहिर कर रहा था, उसने दस्तक को बंद कर दिया कि कोई दस्तक नहीं चलेगा, टैक्स दो। इसकी वजह से, दस्तक की वजह से पैसे की कमी होती थी, उसने कहा दस्तक नहीं चलेगा बॉस, सब लोग टैक्स देंगे। उसने सारी इंटरनल ड्यूटीज ही खत्म कर दी। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, स्किप कर दो। ठीक है, अब क्या होता है, मीर कासिम ने एलाई करना शुरू करा शुजाउद्दौला, जो अवध माने यूपी के जो नवाब थे, और शाह आलम दी सेकंड जो मुगल एम्परर थे। इन दोनों के साथ इसने पैक्ट करना शुरू करा। क्यों करा? क्योंकि इसको पता था कभी भी बैटल हो सकती है। बैटल हुई भी। कौन सी बैटल थी वो? बैटल ऑफ बक्सर थी। इसको पता था कभी भी बैटल हो सकती है। इस और रीजंस थे बैटल के, ऑब्वियस रीजंस थे, क्योंकि बहुत चालाक था। कैपिटल शिफ्ट करी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इंटरनल ड्यूटीज हटाई, और दस्तक के इशू, दस्तक जो मिसयूज हो रहा था उस पर भी तो इसने थोड़ा, हाँ, मतलब शिकंजा कसने की कोशिश करी, पकड़ने की कोशिश करी। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई बिटवीन टू पीपल अगेन। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑन वन हैंड, दिस टाइम इट वाज नॉट लीडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इस बार थे मेजर हेक्टर मुनरो जो लीड कर रहे थे। अगेन ये भी बहुत काबिल थे, नॉट एज गुड एज रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बहुत काबिल थे। दूसरी तरफ जो हमारा मीर कासिम था, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। उसने कहा वो गलती नहीं करूंगा जो पहले शुजाउद्दौला ने को सिराजुद्दौला ने करी थी। अकेले लड़ने चले गए थे, फिर मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, बैटल ऑफ प्लासी में सब हार गए थे। मैं, मीर कासिम ने कहा मैं जाऊंगा, अपने साथ लूंगा मैं शुजाउद्दौला को, जो कि यूपी के नवाब थे, इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, इसको साथ में लूंगा। उसके बाद जो उस वक्त के मुगल बादशाह थे शाह आलम दी सेकंड, इनको साथ लूंगा, साथ में लड़ूंगा। अब भाई मैथमेटिक्स आपको पता है कि अगर दोनों आर्मी की फाइट होगी तो ऑब्वियसली ये वाली आर्मी इज वे ग्रेटर देन दिस वाली आर्मी, तो ऑब्वियसली यही विक्टोरियस होंगे। और रिजल्ट भी यही निकला कि विक्टोरियस ये हुए नहीं, विक्टोरियस हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। नो बडी नो हाउ ऑन अर्थ, ठीक है, मतलब पीपल नो, बट सबके अपने अपने रीजन है कि मिलिट्री ज्यादा अच्छी थी, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, इनकी आर्मी वेल डिसिप्लिन नहीं थी, फ्यूडल सिस्टम चला करता था, जो भी रीजन था छोड़ो। हमको इतना पता है कि बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग जीत गए। अब आप इमेजिन करो कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में, जो हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, उसमें तो सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी में तो सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया था। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ यूपी अवध, एंड शाह आलम द सेकंड द मुगल एम्परर। ठीक है, आपने भाई इंडिया की सबसे बड़ी पावर्स को हरा दिया है। अब आपको पता लगने वाला है, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद पता लग गया था कि आने वाले 100 200 300 400 साल और पता नहीं कब तक कौन रूल इंडिया में करने वाला है। कि इंडिया में आने के बाद बाहर वालों को हराया, इंडियंस को हराया, इंडियंस के मुगल्स को हरा दिया बॉस। शुजाउद्दौला को हरा दिया, यूपी का अवध का इतना बड़ा नवाब, और मीर कासिम को हरा दिया, इतना एबल लीडर, सबको हरा दिया। ठीक है, तो ये पूरा लेखा जोखा था बैटल ऑफ बक्सर का। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि कौन लीड कर रहा था, और उधर से इनके अलायंस पे बन सकता है। इनको हराया, हरा भरा के अलग करा, बोले चलो घर जाओ तुम लोग, और दो ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 2। और दोनों ट्रीटी साइन करने के बाद क्या बोला कि भाई आप जाइए, बताऊंगा इसके आगे बोलूंगा, ये वाला देख लो, इतना यहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर के आगे। बैटल ऑफ बक्सर की एक बार रीडिंग करो नोट से जल्दी जल्दी। एंटी ब्रिटिश शुजाउद्दौला शाह आलम दी सेकंड और केन की एक साथ, मतलब इनका गठबंधन हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुई, मेजर हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ? ये जीत गए।
ब्रिटिशर जीत गए। उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2। किसने साइन करी? रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम II। क्या रिजल्टेंट था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 में, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इन्होंने किया ये था कि ये जो था आपका शाह आलम II को पेंशनर बना दिया था कि आप अब जाओ, अब आप कोरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाके रहो आराम से चुपचाप। बहुत फर्टाइल जगह थी वो, उसको अपने अंडर में लिया ब्रिटिशर्स ने और बोले जाओ शाह आलम, आप वहाँ पे जाके रहो, आपको एक कोठी बना के दे दी है, वहाँ पे आप आराम से रहो, पेंशन लो, खुश रहो, आपका कोई लेने देने नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से, हम सब कुछ देखते रहेंगे। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 इन्होंने साइन की थी। अब ठीक है, अब देखो, अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश कैसे कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को, है ना? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ही तो देख रहे हैं, हाउ आर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्टिंग टू इंडिया, ये तो देख रहे हैं हम लोग, है ना? अब दो फ्रंट थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के, जैसे मैंने आपको बताया, वन वाज वॉर्स एंड बैटल्स। एक था बैटल वाला फ्रंट, जिसमें हमने दो बैटल्स देखी। पहली बैटल देखी हम लोगों ने प्लासी, इंपॉर्टेंट। दूसरी हमने देखी बक्सर। अब मैंने आपको बताया था कि ये लोग हमेशा दो फ्रंट में लड़ाई किया करते थे, ऐसे नहीं कि एक ही फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं। एंड दिस वाज द फ्रंट ऑफ पॉलिसीज। अब आप देखेंगे पॉलिसीज, क्या शानदार पॉलिसी। पहली पॉलिसी आएगी पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नेंस, यू विल बी अमेज्ड कि यार कितना बढ़िया काम कर रहा है। फिर आएगी आपकी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और फिर आएगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब पढ़ेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नेंस से, है ना? डुअल गवर्नेंस की पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या थी भाई डुअल गवर्नेंस की पॉलिसी? देखो, सपोज करो आप एक फॉरेनर हो, आप एक कंट्री में घुसते हो, उस कंट्री में जाने के बाद आप वहाँ के रूलर को हरा देते हो, वहाँ के बादशाह को, वहाँ के नवाब को हरा देते हो, और आप उस जगह पे कंट्रोल ले लेते हो। क्या आपको वहाँ की जनता कभी भी लेजिटिमेट लीडर मानेगी कि यार तुम तो बाहर से आए हो, तुमने हमारे ही राजाओं को मारा, तुम हम पे रूल करोगे? कभी नहीं मानेगी, है ना? तो बहुत अच्छा जो तरीका था वो ये था डुअल गवर्नेंस का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूरे स्टेट के दो फंक्शन डिफाइन करे। इन्होंने बोला देखो, एक तो है निजामत फंक्शन। निजामत फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, दूसरा है दीवानी फंक्शंस। दीवानी फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस रिलेटेड टू रेवेन्यू। इन्होंने कहा कि यार अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया तो कभी यहाँ के लोग हमको अपना लेजिटिमेट लीडर तो मानेंगे नहीं। चालाकी चली और बोला कि जो निजामत फंक्शन है ना, इसको दे दो इन द हैंड्स ऑफ नवाब। अच्छा एक बात बताओ, मीर कासिम हार गया तो मीर कासिम के बाद किसको बनाया गया? मीर कासिम के बाद किसको बनाया गया? मीर कासिम हार गया, मीर कासिम के बाद से दोबारा से मीर जाफर को वापस ले लिया था। ठीक, उसके बाद आता है आपका दीवानी फंक्शन, पैसे से रिलेटेड, है ना, मनी मैटर्स। इन्होंने बोला बॉस काम करते हैं, ये हम अपने हाथ में ले लेते हैं। कितनी चालाकी की बात है कि निजामत फंक्शन मतलब अगर आप देखोगे राजा को कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? कुर्सी पे राजा ही बैठा हुआ है, आपका नवाब ही नवाब बैठा हुआ है कुर्सी पे। तो आपके लिए रूल वही कर रहा है, लेकिन जो उसकी पावर थी, जितना पैसा था, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथ में रख लिया। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी विदाउट पावर। अकाउंटेबिलिटी विदाउट पावर मतलब कि भाई राज्य कैसा चल रहा है इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? नवाब। लेकिन क्या उसके पास पावर है? नहीं है, क्योंकि पावर किसके पास है? जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, वो किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो दिस वाज वेरी फेमस नोन एज अकाउंटेबिलिटी विदाउट पावर। सुसाइड कर लिया था भाई मीर जाफर ने, लिटरली इतना परेशान हो गया था मीर जाफर की मरने की नौबत आ गई थी इसकी। थक गया था ये कि कैसे करूं सब कुछ। अब एक आदमी अपने काम करवाने जा रहा है, निजामत फंक्शन मतलब अपना कोई काम लेके जा रहा है, तो अगर निजाम के पास जाएगा तो बोलेंगे भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, तुम जाओ डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो करेगी तुम्हारा काम, उनके पास पैसा है। अब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी भाई मैं आपका कैसे काम कर सकता हूँ? निजामत फंक्शंस बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किसके पास है? ये नवाब के पास है। तो ये डुअल गवर्नेंस का जो आइडिया था ना, जिस जिस ये शैतानी आइडिया था, इट वाज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव को हेवन सेंट जनरल बोला जाता था, मतलब ये ऊपर आसमान से उतारा गया जनरल था। स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था मैंने आपको बताया, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जब जीत लिया तो इसको लगा कि यार हमको कोई मानेगा तो नहीं लेजिटिमेट लीडर, तो लीडर इन्हीं को बनाओ, पैसा अपने हाथ में ले लो, ठीक। और रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था एंड इट वाज एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया, क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो उसने देखा कि दिस डुअल गवर्नेंस ने तबाही मचा के रख दी थी बंगाल में, फेमाइन आ गया था बंगाल में, पैसे की जिम्मेदारी किसी के पास थी, चला और चला राज्य चलाने की जिम्मेदारी किसी और के पास थी, कितना ज्यादा दिक्कत वाला सबब बन गया था। तो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स आया उसने सबसे पहले यही खत्म किया था, क्योंकि जब वो आया था बंगाल एकदम बर्बाद हो चुका था। और आपको लगता होगा कि मैं इतना जोर इस पे क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज बंगाल वाज अ वेरी वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट, और बहुत बाद तक प्रॉस्पेरस रहा है बंगाल, है ना, एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दोनों एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट चारों। समझ में आया? ठीक, इसको देखो एक मिनट। चल रही है सर, ये स्टार्ट हो गई। ओके स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली बीच में वीडियो रुक गई थी, सॉरी फॉर दैट डिले। अब हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने खत्म की थी और वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स से खत्म करी थी। ये एक पॉलिसी हो गई। दूसरी पॉलिसी है द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। मैंने आपको बताया सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी है, इसका क्रेडिट जो मिलता है फॉर्मली, जो ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट मिलता है, ये मिलता है वेलेस्ली को, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वेलेस्ली से पहले डुप्लिक्स ने, एक फ्रेंच जनरल था, इसने ये शुरू करी थी। बट हाँ, अगर यार पूछा जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू करी थी, तो उसका आंसर वेलेस्ली ही होगा। इसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, बट इसने कभी फॉर्मली इस नाम से कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। सब्सिडरी अलायंस में क्या था, दैट कोई भी बेसिकली क्या होता था, ये ब्रिटिश जनरल्स जो होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो होते थे, ये किसी भी इंडियन राजा के पास जाया करते थे और इनसे कहा करते थे कि सर देखिए, आप इंडियंस के पास गए और कहा जाता था कि सर आप देखिए, आपकी इतनी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है आपकी, और इल ट्रेंड है, मतलब आपकी अच्छी आर्मी तो है नहीं, बेकार आर्मी है एकदम, और ये भालों से लड़ते हैं। हमारी आर्मी देखो, वेल ट्रेंड आर्मी है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है। तो आप एक काम करो ना सर, आप पूरे साल इनको पैसे देते हो, ये सब करते हो, हम आप एक काम करो, अपनी आर्मी खत्म कर दो आप, हम आपको अपनी आर्मी देंगे, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी देंगे, आप अपनी आर्मी डिसबैंड कर दीजिए, हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी देंगे, और जब भी आपको जरूरत होगी दे विल फाइट फॉर यू। आपको क्या करना है, इनकी सैलरी देनी है बस, और इनको रख लो अपनी जगह, जैसे आप अपनी आर्मी को रखते हो ऐसे इनको भी रख लो, हमारी बस वेल ट्रेंड है। इंडियंस ने कहा बहुत बढ़िया, हम रख लेते हैं। अब जब इंडियंस को जरूरत पड़ती थी आर्मी की, तो आर्मी आती भी थी लड़ने, एक बार आ गई आर्मी लड़ने, दूसरी बार में ब्रिटिशर्स क्या बोला करते थे कि देखो यार, हमारी आर्मी को तो ऐसे आप रोज रोज लड़ने ले जाओगे, और नुकसान किसका होगा इसमें, हमारा होगा, क्योंकि हमारे सोल्जर्स की डेथ होगी, हमारे वेपन्स खराब होंगे। तो एक काम करेंगे, हम आपके कोर्ट में, हम आपके कोर्ट में एक यूरोपियन ऑब्जर्वर बिठा लेंगे, एक यूरोपियन बैठेगा हमारी आपकी कोर्ट में, जो ये देखेगा कि आप किसी से, जो आपके फॉरेन रिलेशंस है, जो आपके फॉरेन रिलेशंस है वो आप ठीक रख रहे हो लोगों से, कहीं ऐसा तो नहीं आप बिना बात में लोगों से लड़ते चले जा रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो उनका ठीक है सर, ये भी कर लीजिए आप। तो ये सारी चीज़ होने के बाद एक यूरोपियन आ गया, आपने अपनी आर्मी खत्म कर दी, सब कुछ हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करो इंडियन की लड़ाई इनसे हो गई अगर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो क्या होगा? फिर कौन आएगा सपोर्ट करने के लिए? फिर तो कोई भी नहीं आ पाएगा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यही आर्मी है आपकी, आपने अपनी आर्मी को खत्म कर दिया। प्लस आपने एक यूरोपियन ऑब्जर्वर अपने कोर्ट में बैठा के रखा हुआ है, ये यूरोपियन एक तरीके से भाई ये तो स्पाई का काम कर रहा है ना, ये आपकी दिन रात के, आपके साम्राज्य में क्या चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएगा। साथ साथ आपने अपने फॉरेन रिलेशंस, अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और के हाथ में दे दी, तो क्या आप अब सॉवरेन रहे? नहीं, अब आप सॉवरेन भी नहीं रहे, आपकी इंडिपेंडेंस भी किसी और के पास चली गई है, सॉवरेनिटी। दिस वाज सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। क्वेश्चन ये है कि इंडियंस एक्सेप्ट क्यों कर लिया करते थे इस पॉलिसी को? एक्सेप्ट इसलिए कर लिया करते थे बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, आर्थिक स्थिति खराब थी बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स की, ओ सॉरी इंडियंस की, इसी वजह से ये लोग एक्सेप्ट कर लिया करते थे ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा दबे हुए थे। तो एक तरीके से
बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी एक तरीके से पॉलिसी थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स इसमें फंसे जिन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। द फर्स्ट स्टेट, द फर्स्ट प्लेस टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस वाज हैदराबाद। फर्स्ट प्लेस वाज हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद आती है पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोलते थे कि अगर आपका कोई मेल हायर नहीं है, मेल हायर मतलब अगर आपका कोई सगा बेटा नहीं है, तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी जो आपका साम्राज्य है दैट विल बी लैप्स्ड, और ये किसके पास चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड बाय डलहौजी, और इसकी खास बात ये थी, इस पॉलिसी की खास बात ये थी दैट ये एप्लीकेबल थी, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम स्टेट्स। इसका रीजन है, रीजन बताता हूँ अभी, पहले ये देख लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम स्टेट्स, रीजन ये था कि देखो मुस्लिम्स में लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि किसके राजा के मरने के बाद कौन राजा बने। ठीक है, वो क्यों नहीं था? ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर राजा की डेथ हुई, किंग की डेथ हुई, तो सारे बच्चे बराबर से एलिजिबल है राजा बनने के, इनमें आपस में लड़ाई होती थी और कोई भी राजा बन जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था किंग का भाई भी किंग बन जाता था मुस्लिम्स में, तो कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ऑन दी अदर हैंड हिंदूज में लॉ ऑफ सक्सेशन था कि ये किंग है तो इसके बाद इसका बेटा ही किंग बनेगा। अब सपोज करो यहाँ से बेटा गायब हो गया तो कौन किंग बनेगा? तब उन्होंने कहा अगर बेटा नहीं है तो भाई आपका हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में, आपकी पूरी लैप्स हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये इंट्रोड्यूस करी थी डलहौजी ने, एंड द फर्स्ट प्लेस व्हिच गॉट स्कम्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज सतारा। Satara, if I'm not wrong, it is a very small kingdom, a very small place, state in महाराष्ट्र। सतारा वहाँ पर है। ठीक है, तो ये था बहुत सारे हमने 3 पॉलिसीज पढ़ ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ लिया, सब्सिडी लाइंस पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। मीर कासिम ने क्या एबॉलिश करा था? देख लिया। ब्रिटिश आर्मी, अच्छा हमने बैटल ऑफ बक्सर तो देख लिया कब लड़ी गई थी, बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था, ये सब हमने देख लिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बीच में साइन हुई थी। डुअल गवर्नेंस इन बंगाल कौन लेकर आया था? रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया था। डुअल गवर्नेंस के अंदर कंपनी के पास कौन से राइट्स आ गए थे? दीवानी राइट्स आ गए थे। डुअल गवर्नेंस इन बंगाल वाज अबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म करी थी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली यूज, किसने करा था सब्सिडरी अलायंस? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू करा था। टाइम पीरियड आप देख लेना, इसका एंड में आंसर की दी हुई है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है सब्सिडरी अलायंस किसने का टाइमलाइन क्या थी। सब्सिडरी अलायंस इज कंसीडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ कौन सी थी? देखो सब्सिडरी अलायंस इज अ कंसीडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ, ये वो पूछना चाह रहा है कि एक्सटेंशन मतलब कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसको फॉर्मलाइज करके सब्सिडरी अलायंस बना दिया गया था। तो बेसिकली वो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस थी जिसको शुरू करा था डुप्लीक्स ने, मैंने अभी बताई थी। दिस वाज स्टार्टेड बाय डुप्लीक्स, फ्रेंच था ये। ठीक, ठीक है। सब्सिडी लाइंस में इंडियन रूलर को क्या करना पड़ता था? मेंटेन फ्रेंच, सॉरी ये भी नहीं था। एक्सेप्ट अ परमानेंट ब्रिटिश फोर्स, यस। गिव अप टैक्सेशन राइट्स, नहीं। अडॉप्ट ब्रिटिश लॉज, बी इज द राइट आंसर। विच फॉलोइंग स्टेशन एट द रूलर कोर्ट, कौन था भाई? एक ब्रिटिश रेसिडेंट, एक यूरोपियन रेसिडेंट को, ब्रिटिश रेसिडेंट को आपने अपने कोर्ट में बिठाना होता था जो डिसाइड करता था आपके सारे फॉरेन रिलेशंस। ये भी पढ़ लिया हमने। स्टेट के पास से क्या चले जाते थे? डिप्लोमेटिक और मिलिट्री राइट्स चले जाते थे स्टेट के पास से, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एग्रेसिवली यूज्ड बाय डलहौजी ने यूज करा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर किसी के पास एन अडॉप्टेड सन कुड इनहेरिट, क्या कर सकता है अडॉप्टेड सन? ना ही उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ना ही उसको किंगडम मिलेगी। विच स्टेट वाज एनेक्स्ड फर्स्ट, कौन सा था सबसे पहले? सतारा को घेरा गया था। अब इसमें पूछा है कि कौन सी जगह को पहले, मतलब सबसे पहले सतारा को करा गया, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। पेयर पूछा है, मुझे नहीं लगता ये आएगा, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई फाइंड दिस नॉट इम्पोर्टेंट। एएमयू में इतने लेवल के और इतने डेप्थ के सवाल नहीं पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है अवध वाज एनेक्स्ड ऑन द चार्ज ऑफ। अब देखो अवध जो था हमारा यूपी, ये ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में आ रहा था, ना ही सब्सिडरी अलायंस ने एक्सेप्ट करा था। सब्सिडरी अलायंस तो इन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आने के लिए क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको आपका बेटा, कोई सगा बेटा नहीं होना चाहिए। और ब्रिटिश कादिर बेटे थे किसके? वहां पे बेगम हजरत महल थी, जो नवाब की डेथ हो गई थी, तो ब्रिटिश कादिर उनके बेटे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी आप अवध को नहीं ले सकते थे।
तो उन्होंने एक नया तंत्र अपनाया, उन्होंने ना ही सब्सिडी लाइन, सॉरी, ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे मिस गवर्नेंस का एक क्लॉज लगाते हैं कि आप जो अवध है आप उसमें गवर्नेंस अच्छे से नहीं चला पा रहे, तो वहाँ मिस गवर्नेंस है, इसकी वजह से हम एनेक्स करा लेंगे, खाली करा लेंगे अवध को, मतलब अवध पे कब्जा कर लेंगे। अब ये बहुत ज्यादा यार एकदम गुस्से वाला पॉइंट है कि आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया, सब्सिडी लैंस लगाया, सब कुछ लगाया, जब आपसे कुछ नहीं लगा तो आपने बोल दिया मिस गवर्नेंस, और आपने हमारा अवध भी ले लिया, है ना। तो यहाँ पे लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी। कौन था उस वक्त? वाजिद अली शाह थे एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। अब क्या होता है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरता चला जाता था, मतलब लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों नाराज थे लोग? लोग बहुत ज्यादा नाराज थे मल्टीपल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, ये पीपल ऑफ इंडिया हैं, इन पे हर तरीके का जुल्म हो रहा था उस वक्त। एक जुल्म हो रहा है साहब, इन पे एक नई पॉलिसी डाल दी गई है, पॉलिसी इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक पॉलिसी लगा दी गई सब्सिडरी अलायंस, फिर आपको मैंने डुअल गवर्नेंस की पॉलिसी बताई, ये भी आ गई। फिर उसके बाद आर्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि आर्मी में सुपीरियर पोस्ट नहीं दी जाती थी इंडियंस को, ठीक है, और बहुत जूनियर पोस्ट दी जाती थी। फिर एक जो बेसिकली फार्मर्स थे वो परेशान थे ड्यू टू हैवी टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक कौन सा एक्ट था वो, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, रुक जाओ। एक तो टेलीग्राफ एक्ट था, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी इंडियंस हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको बाहर भी भेजा जाता था सर्व करने के लिए, कि तुम्हारा ये भी ड्यूटी है कि तुम बाहर जाके अगर हमारी इंग्लैंड की किसी और से लड़ाई हो गई है तो आप बाहर कंट्री में भी जाके लड़ेंगे हमारे लिए, और उसके लिए उनको डबल बट्टा मिलता था, डबल सैलरी, डबल अलाउंसेस, वो भी खत्म कर दिया गया। तो आर्मी भी इस रीजन से, सिमिलर रीजन से आर्मी भी नाराज थी। और आपके जो आर्टिजन्स थे, हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज थे। जनरल पब्लिक भी बहुत ज़्यादा नाराज थी, एवरीवन वाज नॉट हैप्पी। और रहा सहा क्या होता है, एंड में एक खबर होती है कि भाई इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस करी गई है। इनफील्ड राइफल्स में क्या हुआ करता था बेसिकली, ये राइफल्स एक नई तरीके की राइफल्स थी जिसमें ये जो गन होती है उसमें कार्टेज कैसे डाला जाता था कि आप दांत से कार्टेज खोलोगे, उसमें बारूद भरोगे और उसको ठक 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 करके पेस्ट करोगे, उसमें गोली डालोगे, देन फायर करोगे। इट वाज अ क्विक मेथड देन। अब जब ये आप दांत से खोल रहे हो कार्टेज, तो ये जनरली पेपर का बना हुआ होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो अगर ये पेपर का बनाएंगे और गलती से थोड़ा बहुत मॉइस्चर अंदर चला गया तो एकदम ख़राब हो जाएगा बारूद। तो इसको बनाया गया पिग फैट और काउ फैट से, इसको बनाया गया जिसको दांत से खोलते हैं। अब ये खबर उड़ गई, और जब ये खबर उड़ी तो जितने भी सिपाहीज थे, जो सब सिपाही थे बेसिकली, उन्होंने एक म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी क्या, उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जिसमें बहुत फेमस है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने सुपीरियर से पूछा कि क्या ये बात सच है कि इसमें काउ फैट पिग फैट है, उन्होंने मना कर दिया। लेटर मंगल पांडे को पता लगा कि ये बात सच है, उसमें काउ फैट पिग फैट है। उन्होंने अपने सुपीरियर में गोली चला दी, यानी किल्ड। उसके बाद उनको फांसी की सजा हो गई। कुछ और सोल्जर्स थे जिन्होंने मना करा कि अपने सुपीरियर से ऑर्डर्स लेने से, और कहा हम ये कार्टेज यूज नहीं करेंगे, उनको जेल में डाल दिया गया। बात बहुत तेजी के साथ फैली, कुछ और सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी, उन सोल्जर्स ने अपने सुपीरियर पे गोली चलाई, जिन सोल्जर्स को जेल में बंद कर दिया गया था उन्हें रिहा कराया, और सारे सोल्जर्स इकट्ठे हुए और सारे के सारे सोल्जर्स पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली में मिले बहादुर शाह जफर से, और उन्होंने कहा कि वी वांट टू स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, प्लीज बिकम आवर लीडर, एंड देयरफॉर दैट रिवोल्ट केम टू बी नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जितने भी इनपुट थे उस टाइम के, जितने भी इनपुट थे, उसका आउटपुट बना रिवोल्ट ऑफ 1857। सारे इनपुट का एक आउटपुट बना रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए वो ये है। ये सारे, ये इसी के बेसिस पे अभी क्वेश्चन था ऊपर, पहले सतारा फिर झांसी फिर नागपुर, ठीक है। बहरामपुर नाम की जगह थी, वहाँ पे म्यूटिनी होती है, किस बेसिस पे, इनफील्ड राइफल्स। मंगल पांडे का इंसिडेंट होता है, मेरठ में होती है। कॉजेज लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया, मिलिट्री भी नाराज थी, हमें सही कह रहा था, जनरल जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट था ये, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट छोड़ो, ठीक है। कहा जाता था कि आपको 7 समुंदर पार करके जाना है, लड़ाई लड़ लें। अब उसमें एक हिंदू रिलीजन की मान्यता है कि आपकी कास्ट, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है अगर आप 7 समुंदर पार कर लेते हो। फिर हैवी टैक्सेशन की बात थी, लैंडलेसनेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, ये सब आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सबसे एंड में आपसे जितने भी कॉजेज हैं इसको स्किप करते करते एंड में पूछेगा कि कहाँ से कौन लीडर था। तो भाई दिल्ली से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जो कि सिंबॉलिक लीडर थे, मेन लीडर थे। उनके उनके ही एक इंसान बख्त खान,
जो उनके मिलिट्री लीडर थे, ठीक है, बख्त खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, वहाँ पे उनके अगेंस्ट उनकी लड़ाई हो रही थी हेनरी लॉरेंस से। कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे थे, ठीक है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई झांसी। बरेली में बख्त खान, वही दिल्ली वाले। जगदीशपुर आरा, इसकी जगह बिहार भी लिखा हुआ हो सकता है तो भी ठीक होगा। जगदीशपुर आरा जो जगह है बेसिकली बिहार में है, तो अगर बिहार लिख कर आए तब भी यही मतलब होगा। वहाँ पे कुंवर सिंह और अमर सिंह नाम के 2 लोग थे, है ना, कुंवर सिंह, अमर सिंह, क्या ही लिख रहा हूँ। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बागपत में शाहमल, ठीक, बरौद बागपत में शाहमल। अब देख लीजिए ये सारी चीज। अब क्या होना शुरू होता है, ये वाला रिवोल्ट बहुत तेजी के साथ फैलता है और काफी जगहों पे फैलता है। बट प्रॉब्लम क्या थी इस रिवोल्ट की, कि ये रिवोल्ट बहुत जल्दी सप्रेस हो गया। दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो इंडियन लीडरशिप थी, जो हमारे सिंबॉलिक लीडर थे बहादुर शाह जफर, वो काफी वीक लीडर थे। अब वो वीक लीडर थे, इसी वजह से वो इतना ज्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाए, मतलब इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। प्लस बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ने साथ नहीं दिया, जिसमें बहुत फेमस है जो सिंधियाज हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर जमींदार ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जमींदार को लगता था कि ब्रिटिशर्स अगर चले गए, रिवोल्ट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर से वही पुराना दौर वापस आ जाएगा, और उनको बड़ी इज्जत मिलती थी, जमींदार को बड़े मजे थे उनके ब्रिटिशर्स के रूल में, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया वाली पट्टी में सीमित था, और ये ज़्यादा साउथ की तरफ नहीं गया रिवोल्ट। प्लस ब्रिटिशर्स के पास बहुत एबल्ड लीडर्स थे, बहुत एबल्ड जनरल थे, पुलिस थी उनके पास, तो उन्होंने उसको भी अच्छे से कर्ब कर पाए, मतलब जहाँ जहाँ रिवोल्ट था वहाँ पे उसको कर्ब कर पाए आसानी से। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छे से विजिबल हुई, ठीक है। अब आप देखो, दिल्ली को 1857 सितंबर में कर लिया गया कैप्चर, बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में रंगून भेज दिया गया, और मुगल जो प्रिंस थे उनको किल कर दिया गया, और उनकी गर्दन जो थी उनके महल के गेट पे लटका दी गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब दहशत फैली थी। कानपुर में सर कॉलिन कैंपबेल थे, जो कि रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे थे। झांसी में सर ह्यू रोज थे। बनारस में कॉलिन नील थे, ठीक है। अब लीडर्स के साथ क्या हुआ, नाना साहिब नेपाल चले गए, तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, इन सबके इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। और बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई। कॉजेज ऑफ फेलियर मैंने आपको बताया, ये सारे कॉजेज ऑफ फेलियर थे, ठीक है। अब ये सारा रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, तो इसमें एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा कहाँ से है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने की जो इससे प्रोबेबिलिटी है वो है लीडर्स के नाम, प्लेस इस टू लीडर का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है दैट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक बात ये तो कंफर्म हो गई थी दैट ब्रिटिशर्स, ये रिवोल्ट ऐसे स्टार्ट हुआ था जैसे यूं करके स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट, मतलब कल तक आपको पता नहीं था कि रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला है, और आज फटाक से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो मतलब असल में रिवोल्ट अंदर अंदर तो पनप ही रहा था ना, आप ही को तो नहीं पता था कि रिवोल्ट कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर तो रिवोल्ट पनप रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीजें अच्छे से हैंडल नहीं करी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक रिजल्ट ये निकला दैट पावर जो थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से खत्म करके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। अब इंडिया पार्ट बन गया था ब्रिटिश क्राउन का। वी वर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द क्वीन, ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी, वो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म करके अब एक नई पोस्ट बनाई गई थी वाइसरॉय की। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो गवर्नर जनरल थे आखिरी हमारे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल को ही पहला वाइसरॉय भी बना दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से एक नया पोस्ट क्रिएट हुई, जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये एक तरीके का एम्बेसडर मान लो। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का मतलब है कि इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बैठेगा, जो इंडिया से रिलेटेड सारे मुद्दे क्वीन को बताएगा। और भी इन्होंने करा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल शुरू करी, जब इनको पता लगा दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी से इतना बड़ा एक रिवोल्ट बन सकता है, इतना बड़ा एक रिवोल्ट क्रिएट हो सकता है ड्यू टू दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो अब डिवाइड एंड रूल शुरू करते हैं, इन दोनों कम्युनिटीज को अभी साथ में नहीं आने देंगे। मिलिट्री में चेंजेस करे गए, वो मिलिट्री की फोर्सेस जो लॉयल रही थोड़ी ज़्यादा लॉयल रही ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स के, उनकी संख्या बढ़ाई गई, और जिन लोगों ने म्यूटिनी करा था उन वाले लोगों की संख्या कम करी गई। प्लस इंडियंस की इन जनरल कम करा गया, यूरोपियंस और इंग्लिश लोगों को ज़्यादा इसमें भर्ती करना शुरू करा गया। दूसरा, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले एक चीज़ बताना भूल गया आपको, यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स भी करना शुरू करे थे, जैसे सती हटाना, चाइल्ड मैरिज बैन करना, विडो री मैरिज शुरू करना, एजुकेशन करना। ये तो रिफॉर्म्स थे ना यार,
ये ब्रिटिशर्स तो अच्छा काम कर रहे थे रिफॉर्म्स को करके, बट ये रिफॉर्म्स इंडियंस को बहुत ज़्यादा टैबू नज़र आ रहे थे। इंडियंस को लग रहा था कि यार तुम हमारे मसलों में इंटरफेयर मत करो प्लीज़, हमारा जो रिलीजन है हमारा रहने दो। ब्रिटिशर्स कर अच्छा रहे थे, बट इंडियंस को ही बुरा लग रहा था। ब्रिटिशर्स कह रहे थे पर्दा हटाओ, सती हटाओ, चाइल्ड मैरिज हटाओ, इंडियंस को बुरा लग रहा था। और ब्रिटिशर्स कर भी जो रहे थे ना, वो पढ़े लिखे इंडियंस के कहने की वजह से ही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैंने आपको नाम बताया, ये राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनासेंस भी कहा जाता है। मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफॉर्म्स हो रहे थे, राजा राम मोहन रॉय के कहने पर ही विलियम बेंटिक ने सती को बैन करा था। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनासेंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन रिनासेंस भी कहा जाता है। खैर, नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम स्टेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब इस वजह से इन्होंने रिफॉर्म्स भी रोक दिए। इन्होंने कहा तुमको जो करना है तुम वो करो, रिफॉर्म्स वर स्टॉप। तुम्हें मरना है, अपनी बेटियों को जलाना है, जिंदा दफनाना है, जो करना है करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। रिफॉर्म्स को स्टॉप कर दिया गया, एक्सेप्ट, ये सारे काम। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। एक और चीज़ हुई रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, ये बात भी जाहिर हो गई कि इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को नहीं पता था कि इतना बड़ा रिवोल्ट पनप रहा है, बिकॉज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ पे आके इंडियंस अपनी ग्रीवांसेस रख सके, है ना। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो कैसे पता लगेगा कि इंडियंस नाराज है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बंदा था A.O. ह्यूम नाम का। A.O. ह्यूम ने along with the help of Indians and many Indian nationalist leaders formed Indian National Congress। यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है भारत का, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी बहुत सारी पार्टीज बनी, जैसे बंगा भाषा सभा बनाई फ्रॉम बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जमींदारी एसोसिएशन बनी, बंगाल लैंड लॉर्ड सोसाइटी बनी, मद्रास महाजन सभा बनी, मद्रास महाजन सभा बनी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी बनी, ईस्ट इंडिया, सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी, बहुत सारी पार्टीज बनी। बट सबकी एक प्रॉब्लम थी कि सारी पार्टीज लिमिटेड थी टू सम ज्योग्राफिकल एरिया, लिमिटेड टू एरिया थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी एसोसिएशन सिर्फ बॉम्बे की, मद्रास एसोसिएशन सिर्फ मद्रास में, कलकत्ता एसोसिएशन सिर्फ कलकत्ता में, बंगाल एसोसिएशन सिर्फ बंगाल में। तो लिमिटेड टू वन एरिया थी, कोई भी एक साथ नहीं आ पा रही थी। मैंने सारी की सारी जितनी भी ये है, मैंने इन सब पे क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से। कांग्रेस से पहले जितनी भी एसोसिएशन बनी थी, ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया। मंगा भाषा सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बाई द्वारकानंद टैगोर, जमींदारी एसोसिएशन बाई द्वारकानंद टैगोर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लैंड लॉर्ड सोसाइटी, सब देख लेना, आराम से देख लेना। ये सारे नोट्स में डाल दूंगा। इसमें मुझे पढ़ाने, ये मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है कि ये किसने बनाई, ये किसने बनाई, है ना। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा बाई एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एंड पी आनंद चार्लू, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाई बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग, पूरा सार्वजनिक सभा बाई महादेव गोविंद नानडे, एमजी नानडे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाई दादा भाई नौरोजी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, रीजन सुन लो, बिकॉज दादा भाई नारोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दादा भाई नारोजी इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो भी इंग्लैंड में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये बंगाल भाषा सभा जिसको मैं कह रहा हूँ, है ना, ये बनाई थी राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज तीन याद कर लो, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन याद कर लो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन याद कर लो दूसरी, और एक बंगाल भाषा सभा याद कर लो। बाकी सब पढ़ के चले जाना, लेकिन ये तीन प्लीज याद कर लो, ठीक है। इसके बाद होती है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में इसका पहला मीटिंग होती है, फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। उस वक्त का जो वाइस रॉय थे, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज वाइस रॉय के सपोर्ट के बिना कैसे आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो उस वक्त के वाइस रॉय थे डुफरीन थे, ठीक है। इन्होंने परमिशन दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की, और 1885 में बनी। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इसके बने, उनका नाम था WC बैनर्जी। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको कांग्रेस से रिलेटेड बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको कांग्रेस से रिलेटेड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो आप कुछ ऐसे फैक्ट्स यहाँ पे याद कर लो। फर्स्ट
फर्स्ट फीमेल याद करो, फर्स्ट फीमेल बनी थी एनी बेसांत, ठीक है। अब याद रखना एनी बेसांत इंडियन तो थी नहीं, एनी बेसांत थी आयरलैंड की, तो ये फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल नहीं थी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन फीमेल की, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल जो थी वो थी सरोजनी नायडू, लेकिन एनी बेसांत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आ गया सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू थी। दूसरा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स अगर कोई प्रेसिडेंट रहा है तो 4 बार रहे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, चल मैं लिख ही देता हूँ पूरा वरना बच्चे बोलेंगे सर नजर नहीं आ रहा। मदन मोहन मालवीय इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर जिसका रहा है, सबसे ज़्यादा दिन तक रहे 1940 से लेकर 1946 तक लगभग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये हो गया। गांधी जी सिर्फ एक बार बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो बने बेलगाम सेशन में, ओनली वन टाइम बेलगाम सेशन में, ठीक है। आपके ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट दादा भाई नारोजी, इनको मैंने बताया ना आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये 3 टाइम्स बने। पहले ब्रिटिशर का, पहले फॉरेनर जो थे वो जॉर्ज यून थे। सारे फैक्ट्स लिखे हैं मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों आपके सामने एक बार लिख दिए, ताकि कहीं आपको ये ना लगे कि सर ये मिस हो गया वो मिस हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में टक 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 टक, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इलाहाबाद फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसांत, ठीक है। महात्मा गांधी एक बार बने, मदन मोहन मालवीय 4 बार बने, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो थे वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो, जब अब आप मान के चलो कि आपकी अभी अभी कांग्रेस बनी है, अभी अभी आपने कांग्रेस पार्टी बनाई है, तो आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी आपने बनाई है, तो आपके डिमांड्स कैसी होंगी, मतलब आप क्या डिमांड्स रखोगे? क्या आप ये डिमांड्स रखोगे कि भाई भारत को आज़ादी दे दो फौरन? अंग्रेज बोलेंगे कि यार एक तो हमने तुमको पार्टी बना के दी और मेरी बिल्ली मुझसे ही नहीं आओ। अब देखो ये सारे, देख लो ये सारे एमसीक्यू से, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ शुरू हुआ, क्या डेट थी मेरठ में अपराइजिंग की, ठीक है। कौन सा एक्ट था जिसने ये बोला कि ओवरसीज भी काम करना है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हो गया। जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट कब पास हुआ, ठीक है। कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हैवी टैक्सेशन से, ठीक है। ज़मींदार लॉस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये सब 1857 से रिलेटेड है। दिल्ली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर वहीं के थे। रियल मिलिट्री लीडर दिल्ली में कौन थे? बख्त खान थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से करा, बेगम हजरत महल ने किसको डिक्लेयर करा था नवाब? वाजिद अली शाह, सॉरी ब्रिटिश फादर, उनके बेटे को, ठीक है। नाना साहेब अडॉप्टेड सन किसके थे? बाजीराव दी फर्स्ट। नाना साहेब ने अपने आप को डिक्लेयर करा क्या? गवर्नर बताया अपने आप को। रानी लक्ष्मीबाई किसको वॉज सपोर्टेड बाई? तात्या टोपे ही इसका आंसर है yes। कुंवर सिंह ने कहाँ से करा? जगदीशपुर आरा बिहार से रिवोल्ट लीड करा। शाहमल कहाँ से एसोसिएटेड थे? बागपत बरौद से। ब्रिटिश ने कैप्चर करा दिल्ली को कब? सितंबर 1857। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून को। सर ह्यू रॉस जो थे वो कहाँ पे थे? झांसी में थे। कर्नल लील कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। कौन से लीडर थे जो स्केप करके चले गए थे? नाना साहेब। कौन से प्रिंसली रूलर थे जो ब्रिटिश को लॉयल रहे थे हमेशा? सिंधियाज जो थे ग्वालियर के, वो हमेशा लॉयल रहे थे, इन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट नहीं करा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसने किसको खत्म करा इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करा, और पावर किसके हाथ में दे दी? क्राउन के हाथ में दे दी। क्वीन विक्टोरिया क्या बन गई थी? हमारी एम्प्रेस बन गई थी, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, यही आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। वीडी सावरकर जी ने क्या बोला था? वीडी सावरकर ने क्या बोला था रिवोल्ट ऑफ 1857 को? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था इसको? पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है। बंगा भाषा सभा किसने स्टार्ट करी थी? राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट ने। जमींदारी एसोसिएशन के कौन फाउंडर थे? जॉर्ज थॉमसन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी? दादा भाई नारोजी ने।
पूना सार्वजनिक सभा का डेट मत याद करो, ये याद कर लो बस। किसने बनाई थी? ज्योतिबा फूले, क्या था, नहीं, महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे। इंडियन लीग बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता वाज फाउंड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस बी। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। द फर्स्ट आईएनसी सेशन वाज हेल्ड इन 1885। द वॉइसरॉय कौन था इसके दौरान? द वॉइसरॉय ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वाज लॉर्ड डुफेरिन। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पे मत पढ़ो ना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब ये कहा जाता था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाई गई है। कुकर के ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व होती है कि अगर मतलब कुकर में अगर गैस बन जाए और सीटी काम करना छोड़ दे तो कुकर ना फटे, इसलिए वॉल्व पहले फट जाए। तो एक स्टेज बना के दे दिया इंडियंस को कि इससे पहले कि इंडियंस का गुस्सा फटे, ये सेफ्टी वॉल्व निकल के फट जाए, इसलिए कर दिया गया है। तो इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोला गया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदरुद्दीन तैयब जी। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, प्लीज़ एक बार देख लो, ठीक है। अब हाँ, अब हम लोग लगभग एंड में ही हैं अपने टॉपिक के, मतलब एंड में तो नहीं है, अब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। आई मीन अब क्या होता है, आईएनसी का जो स्टार्टिंग वाला दौर था ना, उसमें आप क्या डिमांड करोगे? आप आईएनसी वाले ये डिमांड करोगे हमें आज़ादी दे दो। भाई अगर आप आज़ादी मांगने चले जाओगे पहले ही दिन, तो आपको कांग्रेस को बंद करके नहीं रख देंगे वो। तो इसलिए पहले जो अर्ली जो फेज था कांग्रेस का, इट वाज डोमिनेटेड बाय द पीपल नोन एज मॉडरेट्स। इनको मॉडरेट्स इसलिए बोला जाता था बिकॉज दे वर मॉडरेट इन देयर डिमांड, है ना। दे वर मॉडरेट इन देयर डिमांड। की डिमांड्स थी कि भाई टैक्सेशन कम करो, मिलिट्री पे खर्चा कम करो, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाओ, हमको रिप्रेजेंटेशन दो गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट, आपको लोगों को लगेगा गवर्नमेंट की कहाँ से बात हो गई। देखो पहले वाइसरॉय जो होता था ना, उसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। वाइसरॉय और उसकी एक काउंसिल, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के कुछ मंत्री होते हैं अपने, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे ही वाइसरॉय की भी काउंसिल हुआ करती थी। इसमें कुछ मंत्री टाइप लोग हुआ करते थे। तो इंडियंस की डिमांड थी कि यहाँ पे एटलीस्ट एक सीट हमको दो, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि भाई एटलीस्ट कुछ तो हमारे हाथ में आए ना, लॉ मेकिंग वगैरह। तो पहले भी ऐसे गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक तरीके की सो कॉल्ड गवर्नमेंट। अब इनको बहुत फेमसली कहा जाता है कि इनका 3P मेथड था। 3P मेथड क्या था? प्रेयर, मतलब ये रिक्वेस्ट करते रहते थे, पिटीशन, अर्जी लिखा करते थे, और प्रोपोगेंडा, मतलब ये प्रोपोगेंडा फैलाया करते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बस एक तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया करते थे। बट एज यू कैन सी दे वर नॉट वेरी फेमस विद देयर मेथड्स। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, एक्चुअली उस वक्त नीड ऑफ द आवर यही थी कि आप इसी तरीके से आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है आपको एकदम चीख कर चिल्ला कर ही काम करना है, आपको पहले बेस बनाना है ना। मॉडरेट थे, इसी वजह से आने वाली जनरेशन थोड़ी एक्सट्रीम हो पाई, क्योंकि इन्होंने बेस बनाया बहुत अच्छा। अगर ये बेस प्रिपेयर नहीं करते, यहीं पे ये लोग हु हल्ला करना शुरू कर देते, कांग्रेस बंद हो जाती। लेकिन देखा ये गया, मतलब देखा क्या गया, उस टाइम पे दौर ऐसा चल रहा था कि इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी ज़्यादा, तो इनकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई। और जब इनकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हुई, तो एक वर्ग था जो कांग्रेस में उठना शुरू हुआ। दीज पीपल वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट। दीज वर नॉट वायलेंट पीपल, दे वर जस्ट एक्सट्रीम, दे वर एग्रेसिव इन देयर डिमांड्स, ठीक है। अब मॉडरेट्स का ये था। अब मॉडरेट्स ने लेकिन बहुत अच्छा अच्छा काम करा। फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, जिससे उन्होंने इंडियंस को बताया कि देखो, बहुत सारी बुक्स लिखी, अवेयरनेस फैलाई, है ना, और लोगों को बताया कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, इंडिया एंड द अनब्रिटिश रूल एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दी थी दादा भाई नौरोजी ने, आई गेस दी थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा सारा। इनका काम यही था, पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा करना, लोगों को एजुकेट करना, पॉलिटिकली नेशनल यूनिटी बनाना, ये सारी चीज़ें। इलेक्शंस करवाओ, हमारी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे मेंबर को जगह दो। स्लोगन दिया था कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम टैक्स नहीं देंगे, है ना। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, बताओ यार, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था इंग्लैंड में, और उसकी मैक्सिमम एज थी 19, क्या आप 19 से पहले ही वो एग्जाम दे सकते हो, तभी क्लियर करोगे। सोचो 19 साल की उम्र में कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाले, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी इंग्लैंड जाके। तो डिमांड थी कि उसको खत्म करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिमांड थी। इसमें बहुत अच्छा अच्छा भी काम करा इन लोगों ने, ठीक है। नीचे कुछ लिखा होगा, जब गवर्नमेंट जब तक शुरू कर चुकी थी अपना, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट वो अपना मेथड शुरू कर चुकी थी पुराना डिवाइड एंड रूल वाला, जिसमें उन्होंने सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, इन लोगों पे कहा जाता है कि लॉयलिस्ट थे ब्रिटिशर्स के। खैर ये अलग डिबेट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू होती है, तब यहाँ से पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू होती है आपके एक्सट्रीमिस्ट लोगों की। और इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनकी डिमांड्स कुछ ज़्यादा खास पूरी हो नहीं पा रही थी,
और रहते रहते एक इवेंट होता है जिस इवेंट का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ, एक मिनट अभी देखते हैं, बस पानी पी लूं। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था बेसिकली, उस वक्त का वॉइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बोला दैट बंगाल इज टू बिग, बंगाल बहुत बड़ा है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, दिस विल बी ईस्ट बंगाल एंड दिस विल बी वेस्ट बंगाल। अब उन्होंने बोला तो ये था कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से डिवाइड कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअल रीजन ये था कि देखो एक बंगाल एक बहुत प्रॉस्पेरस जगह थी और जितनी भी आवाज उठा करती थी क्रांति से रिलेटेड, मतलब जो एक आवाज उठा करती थी अगेंस्ट ब्रिटिशर, जो आवाज उठा करती थी वो बहुत प्रोमिनेंट आवाज बंगाल से उठा करती थी। ठीक, अब वो ये चाहते थे कि इस तरीके से हम लोग पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल करें कि ईस्ट बंगाल तो हो जाए मुस्लिम मेजोरिटी इलाका, ठीक है, और वेस्ट बंगाल हो जाए हिंदू मेजोरिटी इलाका, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डिवाइड करें ताकि लोगों में दरार पड़ जाए। खैर उनका यही करना था। अब देखो मॉडरेट्स इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन तब भी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं रुकवा पाए, और फाइनली 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हो गया तो मॉडरेट्स की पॉपुलैरिटी और ज्यादा कम हो गई। फिर वक्त आया एक्सट्रीमिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि भाई आप लोगों से कुछ नहीं होगा, लेट अस हैंडल दिस, ठीक है, लेट अस हैंडल दिस, एंड देयरफॉर यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम लीडर का नाम निकल कर आएगा। लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका नाम निकल कर आता है। प्लस इसमें कुछ और भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल औरोबिंदो घोष। ठीक है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, एंड दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज स्वदेशी स्लैश बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी स्लैश बॉयकॉट मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। स्वदेशी स्लैश बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च हुआ। क्या करना था इसमें, जो स्वदेशी का मतलब है अपने देश की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, फॉरेन क्लोथ्स को बंद करना है, लिकर शॉप्स इस्तेमाल नहीं करनी है, एक्सेट्रा। एक एक पूरा शोक मनाया गया एक दिन जब ये डिवाइड हुआ था। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी ये प्रूव करने के लिए कि हम लोगों में आज भी बहुत ज़्यादा यूनिटी है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, हाँ, मतलब रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी फेमस उनकी पोएम है अमार सुनार बांग्ला, जो इस वक्त वेस्ट जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ईस्ट पाकिस्तान जो था, फिर वेस्ट सॉरी ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो अब बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला, वो उन्होंने कंपोज करी। ठीक है, देखो इसमें यही सब लिखा हुआ होगा नोट्स में जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट आ गए यहाँ पे। जी बता रहा है दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, एमजी रानडे ने लिखी थी एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, आरसी दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। ठीक है, एजुकेशन गुरु होने लगी। फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया थोड़ा सा। मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट मतलब वो लोग जो थोड़े से मिलिटेंट होते हैं कि मतलब थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम, थोड़े ज़्यादा विजिलेंट, है ना। बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे रत्नागिरी में, इंपॉर्टेंट नहीं है। केसरी न्यूज़पेपर शुरू करा, मराठा न्यूज़पेपर शुरू करा। फिर स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स छपे, गीताबदी, संजीवनी, बंगाली। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला लिखी। फिर कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस के सेशन में 1905 में चाहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि किसी भी तरीके से ये जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है इसको पूरे इंडिया में फैलाया जाए। 1905 में उनकी बात नहीं मानी जाती है। वो सोचते हैं कि 1906 में हम अपनी बात मनवा लेंगे, 1906 में भी उनकी बात नहीं मानी जाती है कि मतलब बाहर लेके जाए स्वदेशी मूवमेंट को। ये लोग बोलते हैं कि मॉडरेट्स बोल रहे थे बंगाल का मूवमेंट है यार, बंगाल में रहने दो। अब मॉडरेट्स ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मॉडरेट्स को नजर आ रहा था कि 1909 में कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आने वाले थे। क्या है बताऊंगा। तो ये जब रिफॉर्म्स आएंगे तो यार इसमें हम लोग को कुछ फायदा अगर मिल रहा हुआ, और उसी बीच एक्सट्रीमिस्ट ने इतना बड़ा दंगा फसाद कर दिया तो हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो इन्होंने कोशिश करी 1905 में, बाहर नहीं ले जा पाए मूवमेंट को, 1906 में भी नहीं ले जा पाए। 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ खुद, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब मैं ले जाऊंगा बाहर स्वदेशी मूवमेंट को, खुद अपने हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन कांग्रेस का एक रूल है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहां पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते। मतलब अगर अलीगढ़ में इलेक्शन हो रहा है कांग्रेस का, तो मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट्स लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट लोग थे, उन्होंने 1907 सेशन रख दिया सूरत में।
अब बाल गंगाधर तिलक सूरत के, मतलब बम्बई के रहने वाले थे, पहले सूरत बम्बई में ही था, तो यहाँ पे लड़ाई हो गई मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, और इसी के चलते यहाँ पे एक होती है स्प्लिट, दो लोगों में स्प्लिट हुई, मॉडरेट्स अलग हो गए, जिसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट होती है 1907 में। अब एक्चुअली पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुई थी, लेकिन बस हाँ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हुए थे, एज सच कोई पार्टी में स्प्लिट नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी पार्टी में स्प्लिट क्योंकि ज़्यादातर लोग जेल चले गए थे या कुछ लोगों ने सियासत छोड़ दी थी, तो कुछ खास ऐसे स्प्लिट नहीं हुई थी। 1907 में स्प्लिट हुई। अब मॉडरेट्स बेचारे 1909 में सोच के बैठे थे कि कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, रिफॉर्म्स आए साहब। 1909 में रिफॉर्म्स आए, इन रिफॉर्म्स को बोला गया मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है इन रिफॉर्म्स को, ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज मिंटो थे उस वक्त के वायसरॉय इंडिया के, वायसरॉय का नाम दूसरे नंबर पे, और मोरले थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को वायसरॉय के नाम पे जोड़ा जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मोरले मिंटो रिफॉर्म्स से बड़ी उम्मीदें थी कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा और कुछ बहुत अच्छा कर देगा हमारे लिए, बट मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ने एज सच कुछ बहुत अच्छा नहीं करा। क्या करा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ने? बेसिकली मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस करा इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट की भला? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अगर किसी सीट को मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट में दे दिया, मानो अगर ये पूरा एक जगह है और मैंने एक सीट सेपरेट इलेक्टोरेट में रिजर्व कर दी, तो इस सीट से, और मैंने मुस्लिम को दे दी, मतलब ये सीट सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पे, और यही सिर्फ वोट भी कर पाएगा। जैसे अभी भी रिजर्वेशन तो होता है, रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर सपोज करो मैंने रिजर्वेशन दे दिया किसी मुस्लिम को, वैसे है नहीं मुस्लिम रिजर्वेशन, लेकिन मानो मैंने दे दिया मुसलमान को रिजर्वेशन, तो उसमें होता है कि वोट तो सारे लोग देते हैं लेकिन इलेक्शन सिर्फ मुसलमान लड़ पाता है, तो जो इलेक्ट होकर आता है उसको सभी लोग वोट देके सब लोगों ने इलेक्ट करा होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में एक प्रॉब्लम है बॉस, सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेगा और सिर्फ वही कम्युनिटी वाले वोट करेंगे। तो एक बात बताओ, फिर क्या कोई और कम्युनिटी वाला इस एरिया में रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसको वोटिंग राइट ही नहीं है? नहीं है ना। और जब ऐसा होगा तो सारे बाकी नॉन मुस्लिम सी जगह छोड़ छोड़ के बाहर चले जाएंगे। कि कैसी जगह बन जाएगी? बन जाएगी मुस्लिम मेजोरिटी जगह, और ऐसी ही तो जगह आगे जाके क्या बनेगी फिर? सेपरेट नेशन की डिमांड होने लगती है। तभी तभी इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसने कम्युनल मतलब रिलीजन के बेसिस पे इलेक्टोरेट, वोट देने की, इलेक्शन लड़ने की जो बुनियाद रखी रिलीजन के बेसिस पे इसने रखी, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया इसने दिया था। यही सेपरेट बेसिकली यही आइडियाज हैं सब जो आगे जाके पाकिस्तान बनवाएंगे, है ना। तो 1909 में ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। खैर 1909 में सब कुछ हो गया, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया, लाला लाजपत राय अपने मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए, और बिल्कुल ठंडा पड़ गया स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि 1910 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया, कैंसिलेशन हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो लगभग मतलब आप ये समझिए कि स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल रहा, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया। सो फार सो गुड, बढ़िया। अब यहाँ से 1910 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लगभग 1916 में। दो टाइमलाइन चल रही है इंडिया में, एक टाइमलाइन ये चल रही है इंडिया में, टाइमलाइन ध्यान से समझो। एक टाइमलाइन ये चल रही है इंडिया में, ये इंडियन टाइमलाइन है, दोनों की दोनों, ठीक है। क्या टाइमलाइन चल रही है? 1916 में एनी बेसांत डिसाइड करती है, एनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तब तक जेल से बाहर आ चुके थे। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसांत डिसाइड करते हैं दैट हम लोग मिलकर लॉन्च करेंगे होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट का मतलब होता है वैसे घर का राज, मतलब इंडियंस, इंडिया पे राज करने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? इंडियंस को ही मिलना चाहिए। होम रूल मूवमेंट लॉन्च करेंगे ये लोग 1916 में डिसाइड करते हैं। पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है। उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पे 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं, जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? गांधी जी वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस। वहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर थे,
वहाँ पे गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था, है ना, अफ्रीका में थे। इससे पहले गांधी जी कहाँ पे थे? अफ्रीका में थे। वहीं पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था। टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे वो, और ही वॉज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन। लेकिन क्या वो इंडियंस की हालत से वाकिफ थे? बिल्कुल वाकिफ थे। गांधी जी इंडिया बीच में आए भी थे, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये गांधी जी को एडवाइस करते थे। गांधी जी बीच में इंडिया आ चुके हैं। गांधी जी ने इनफैक्ट इंडिया में आके इंडिया का सेशन भी, मतलब कांग्रेस का सेशन भी अटेंड किया था। तो गांधी जी बहुत पॉपुलराइज थे, ऑलरेडी अफ्रीका में काम कर ही रहे थे। गांधी जी इंडिया आते हैं और गांधी जी अपनी एक्टिविटीज में लग जाते हैं। यहाँ पे आके बताऊंगा मैं क्या सब एक्टिविटीज है। गांधी जी अपनी एक्टिविटीज में लग जाते हैं और यहाँ पे होम रूल मूवमेंट चल रहा होता है। तो ये दो दो चीजें पैरेलल में हमको पढ़नी है। तो पहले हम होम रूल मूवमेंट को देख लेते हैं एक बार। ये देखते हैं अराइवल ऑफ गांधी अगर पहले दिया हुआ है तो। अब आप ये ध्यान रखना दोनों चल पैरेलल में रहेंगे। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, इसमें एक चीज है वो मैंने स्किप कर दी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट का ये था कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी कि इंडिया में होम रूल आना चाहिए। मेथड्स वही था, नॉर्मल मेथड्स कि आप कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, पब्लिक मीटिंग करो, न्यूज़पेपर लिखो, किताब लिखो, लोगों को अवेयर करवाओ। दो लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत। दोनों ने अपनी अलग अलग लीग शुरू करी। तिलक ने अपनी अलग होम रूल लीग शुरू करी और एनी बेसांत ने अपनी अलग होम रूल लीग शुरू करी। इतना बात ध्यान रखिए, तिलक की लीग छोटी थी, इसकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी। बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, तिलक की 6 ब्रांचेस थी, एनी बेसांत की 200 ब्रांचेस थी। ठीक, अब देखो, गांधी जी इंडिया आए तो अली बसांत को लगा कि गांधी जी भी आएंगे, मैं उनको बताऊंगी कि मैंने होम रूल लीग शुरू करी है। गांधी जी उसे खुशी खुशी ज्वाइन कर लेंगे, कह रहे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, चलो मैं भी इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। बट गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं होम रूल लीग नहीं शुरू करूंगा। मैं इनफैक्ट ना ही कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, ना ही होम रूल लीग ज्वाइन करूंगा। मैं पहले इंडिया घूमूंगा और मैं पहले इंडिया घूम के देखूंगा कि इंडिया की प्रॉब्लम्स क्या है, और इंडिया की प्रॉब्लम्स देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। अब देखो, आज के लेक्चर में हम दो काम कर सकते हैं बच्चों। 2 घंटे का लेक्चर ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 1 घंटे का मुझे और पढ़ाना है, बट मेरे पास टाइम की कंस्ट्रेंट है क्योंकि अभी जैद सर की मैराथन शुरू होने वाली है इसके बाद। तो मुझे साइमल्टेनियसली 2 क्लासेस में एक साथ नहीं लेते हैं, फिर वॉइस का भी डिस्टर्बेंस होता है कभी कभी, है ना। और शायद इसी स्टूडियो में शूट होगी। तो देखो, वी कैन डू 2 थिंग्स। टू क्या, एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि या तो दो ही चीज़ है, चलो 2 चीज़ें, कि या तो मैं अभी आधा घंटे और पढ़ा लूँ आप लोगों को और मैं कहीं आपको बीच में ले जाके छोड़ दूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर अगली क्लास बहुत छोटी हो जाएगी। या फिर मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ इस वाली क्लास में, यहाँ तक मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ इस वाली क्लास में, और लेकिन मैं नोट्स आपको पूरे दे देता हूँ। मैं अगली क्लास के नोट्स भी आपको अभी दे दूंगा, और अगली क्लास जो है वो कुछ टाइम बाद आपको अपलोड होकर मिलेगी। पार्ट 1 की तरह आप इसको देख लो, पार्ट 2 और आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। 2 पार्ट में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यही मुझे लग रहा है बेस्ट हम कर सकते हैं, बिकॉज टाइम की थोड़ी सी ज़्यादा कंस्ट्रेन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि गांधी जी जब इंडिया आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं एकदम तेजी 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 में आपको पढ़ा दूँ। अब गांधी जी के इंडिया के आने के बाद वाला फेज की क्लास मैं अगले में ले लेता हूँ, है ना। ये मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा कर लेते हैं अगर हो जाए तो। और आप टेंशन मत लो, आपको वीडियो साइमल्टेनियसली मिल जाएंगी, आगे पीछे एक साथ मिल जाएंगी आपकी वीडियो, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, QR कोड। 1 मिनट, आप प्लीज़ QR कोड स्कैन कर लो। और यार, एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, जब ये वाला ग्रुप खोलो ना, जब भी आप ये वाला ग्रुप खोलो, टेलीग्राम वाला, तो इसमें मैसेज मत करना कि सर नोट शेयर कर दीजिए। आप एक बार टेलीग्राम के ग्रुप में जाना ऊपर, और मीडिया में जाके फाइल चेक करना, वहाँ पे ऑलरेडी फाइल अपलोडेड है। जो भी बच्चा ग्रुप ज्वाइन कर रहा है वो बार बार मैसेज कर रहा है कि सर फाइल दे दीजिए। भाई फाइल बार बार नहीं भेजी जाती है, आप एक बार जाके मीडिया में देखो, मीडिया में आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप का नाम एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, टेलीग्राम पे है ये, GS2026 बाय सबूर अहमद, है ना। तो हम ये काम कर लेते हैं अगर आपको ठीक लग रहा है तो। ठीक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।